एपिसोड 81 कहानी अब तक। शिवांश का एक एक शब्द शिवी के दिल को छू रहा था, क्योंकि शिवांश के होंठों से निकला एक एक लफ्ज प्यार के एहसास में डूबा हुआ था, जिसे शिवी दिल से महसूस कर रही थी और इसी के साथ उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। शिवांश के लिए अब खुद को और रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने शिवी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। इसी के साथ शिवी को एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ पलों के लिए वो शिवांश की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन शिवांश बहुत ही प्यार से उसे किस करते हुए और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को बहुत ही सॉफ्टली सहला रहा था, जैसे उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हो। और ऐसा हुआ भी। धीरे धीरे शिवी रिलैक्स होने लगी और अब उसके जिस्म के साथ उसका दिल भी शिवांश के प्यार की बारिश में भीगने को तैयार था। पूरी रात शिवांश और शिवी एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। आज दोनों सही मायनों में वो एक दूसरे के हो गए थे। भले ही तान्या ने शिवांश के दिल में शिवी के लिए कितनी भी नफरत भरने की कोशिश की, लेकिन किस्मत में उन दोनों को मिला ही दिया था हमेशा हमेशा के लिए। अब आगे कुछ घंटे बाद शिवी सुकून से शिवांश की बाहों में एक गहरी नींद में सो रही थी। शिवी ने अपने बाह से शिवांश की कमर को पकड़ा हुआ था। वही शिवांश हेड रेस्ट से टेक लगाए स्मोक कर रहा था। उसकी नज़र रह रहकर शिवी के छोटे से मासूम चेहरे पर जा रही थी, जिस पर आंसुओं की लकीरें साफ जता रही थी कि शिवी को कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा था। शिवी को देखते हुए शिवांश की आंखों में कई तरह के इमोशन आ जा रहे थे। आज उसे तान्या की कही हुई वो सारी बातें जो उसने शिवी के खिलाफ उसके दिल में नफरत पैदा करने के लिए कही थी, यहाँ तक कि यह भी किसी भी की शिवी वजन नहीं है, वो सब झूठी साबित हो रही थी। क्योंकि आज शिवांश को पता चल गया था कि शिवी पूरी तरह से एक अनछुई और प्योर लड़की थी, जो आज से पहले कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई। शिवांश को रह रहकर खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे एक मासूम लड़की की मासूमियत नहीं पहचान पाया और कैसे वो तान्या की बातों में आकर शिवी को हमेशा हट करता रहा। आज उसे दो लोगों की सच्चाई एक साथ दिखाई दी, एक वो जिसने 10 सालों तक मासूमियत का झूठा नकाब लगाकर उसे छला, और एक वो जो हमेशा से मासूम ही थी, लेकिन गलतफहमी के चलते शिवांश कभी उसकी मासूमियत को पहचान ही नहीं पाया। फिर शिवी के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को याद कर शिवांश के होठों पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई, क्योंकि जो इस वक्त उसकी बाहों में थी वो अब पूरी तरह से तन और मन से उसकी हो चुकी थी। ये सोचकर शिवांश के फेस पर एक दिलकश स्माइल आ गई। उसने सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाया और शिवी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और फिर उसके फॉरहेड को किस करते हुए कहा, आज तुम पूरी तरह से मेरी हो गई हो शिवी, शिवांश खुराना की, और ये शिवांश हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया है। अब मैं तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, कहकर शिवांश ने एक बार फिर से शिवी के बालों को चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। शिवी भी नींद में शिवांश के सीने में और भी ज्यादा सिमट गई। खुराना मेंशन। हीर अपने बेड पर बैठी हुई सामने रखे हुए फोन को देख रही थी। वो आलती पलथी मारे अपने दोनों हाथों पर अपनी चिन टिकाए सामने रखे फोन को देखते हुए किसी गहरी सोच में थी। क्या मुझे इन्हें फोन करना चाहिए कि नहीं? पूरा एक दिन हो गया पर इनका कोई फोन ही नहीं आया, न ही कोई मैसेज। फिर खुद को ही जवाब देते हुए, पर तुझे इतना ज्यादा इंतजार क्यों है हीर, उस खड़ूस अंश खुराना के मैसेज या फिर कॉल का? और अच्छा ही है ना कि 4 दिन तू चैन से रह पाएगी। फिर हीर ने कुशन को अपनी गोद में रखा और फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैं भला क्यों इन्हें मिस कर रही हूँ, मुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए ना। फिर फोन को हाथ पर लेकर एक मैसेज करके पूछ लेती हूँ ना कि यह कब तक आएंगे, या फिर वो अभी वहाँ पर क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। फिर कुछ सोचकर हीर ने अपने सिर को टैप किया, बुद्धू वो वहाँ पर अपने काम से गए हैं तो काम ही कर रहे होंगे ना। वैसे पूछ लेने में क्या हर्ज है, बस पूछ लूंगी और फिर जल्दी से फोन रख दूंगी। आखिर मैं इनकी बीवी हूँ तो फॉर्मेलिटी के लिए ही मुझे ऐसे पूछ लेना चाहिए। हाँ, सोचकर ही ने अपने फ़ोन में आज का नंबर डायल कर दिया, लेकिन तुरंत ही डिस्कनेक्ट भी कर दिया और अपने फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं उनसे क्या बात करूंगी और क्या पूछूंगी, मैं कोई बात नहीं करने वाली। लेकिन कुछ देर बाद काफ़ी सारी उधेड़ बुन करने के बाद हीर ने आखिरकार अंश का नंबर डायल कर ही दिया, जैसा कि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। अंश ने 2 रिंग में ही उसका फ़ोन रिसीव कर लिया और वहां से अंश की मैग्नेटिक वॉइस हीर के कानों में आई, हेलो। अंश की आवाज़ सुनकर हीर कुछ बोल ही नहीं पाए। उसके दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ गई थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी सामने से एक बार फिर से आवाज़ आई, हेलो हीर, तुम हो वहाँ? हीर ने जल्दी से कहा, हाँ मैं ही हूँ। वो मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया था, क्या वहाँ पहुँच गए कि अभी रास्ते में है? और खाना खा लिया कि नहीं? खाया नहीं? खाया तो क्यों नहीं खाया? आपको खाना खा लेना चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए, वरना भूखे रहने से वीकनेस आती है, और अगर वीकनेस आती है तो हम काम नहीं कर पाते हैं ना। जहाँ पहले हीर एक शब्द बोलने के लिए भी कतरा रही थी, अब हड़बड़ाहट में वो क्या बोले जा रही थी उसे पता ही नहीं चला।
उसके मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो बोलते जा रही थी। दूसरी तरफ से अंश ने पहले अजीब नज़रों से अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर दोबारा कान पर लगाते हुए कहा, क्या बात है, बीवी मेरी इतनी परवाह करती है, मुझे आज पता चला। वैसे तुम्हारी बातों से लग रहा है कि बड़ी शिद्दत से मुझे याद किया जा रहा है। अंश की बात सुनकर हीर ने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, मैं आपको याद नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस यही सब पूछने के लिए फ़ोन किया था। अभी तो आप ऑफिस में होंगे ना, तो आप अपना काम कीजिए, मैं आपका और वक्त बर्बाद नहीं करूँगी। अंश ने हंसते हुए कहा, नहीं हीर, मैं इस वक्त होटल रूम में हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिन नहीं रात का वक्त है। हीर ने हैरानी से कहा, रात? ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो दिन हो रहा है तो वहाँ रात कैसे हो सकती है? अंश ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, माई स्वीट लिटिल वाइफ, मैं एब्रॉड में हूँ और इंडिया के और यहाँ के टाइम में काफ़ी फ़र्क है। हीर ने अपने होठों को गोल करते हुए कहा, ओ ऐसा है क्या? अच्छा आप बहुत थक गए होंगे ना, आप खाना खाकर आराम कर लीजिए, मैं फ़ोन रखती हूँ। अंश ने तभी उसे रोकते हुए कहा, अभी नहीं हीर, फ़ोन मत रखना, तुम मुझसे बात करो। आखिर हीर ने पहली बार खुद से अंश को कॉल किया था तो वो इतनी जल्दी उसे कॉल डिस्कनेक्ट कैसे करने देता। अंश जो सोफे पर आराम से बैठा हुआ था उसने अपने दोनों पैर सामने टेबल पर क्रॉस करके रखते हुए कहा, हीर चुप क्यों हो, मैंने कहा ना मुझसे बात करो। दरअसल अंश जब से अब्रॉड आया था तब से वो हीर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। दिन तो किसी तरह मीटिंग्स वगैरह में निकल गया था, लेकिन जब वो होटल रूम में वापस आया उसे रह रहकर बार बार हीर याद आ रही थी। शादी के बाद ये पहली बार था जब वो हीर से दूर हुआ था और कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो गया था कि उसे हीर की आदत हो गई है। इसीलिए वो कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द अपना काम फिनिश कर वो वापस इंडिया लौट सके। अंश की बात सुनकर हीर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, अंश। एक लड़की की आवाज़ जो शायद अंश से कुछ कह रही थी, जिसे क्लियर तौर पर हीर सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इतना पता था कि ये एक लड़की की आवाज़ थी। ये सोचकर ही कि अंश के रूम में कोई लड़की है, हीर को जैसे अपना दिल बहकता हुआ सा महसूस हुआ। कुछ देर बाद अंश ने दोबारा हीर से कहा, हाँ बोलो क्या कह रही थी। हीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, पर आखिर अंश उसका पति था और कोई भी बीवी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके पति के रूम में कोई लड़की हो। अंश ने दोबारा हीर से कहा, हीर तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हीर बड़ी मुश्किल से रुआंसी आवाज में बोली, मैं नहीं सुन रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। कहकर हीर ने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अंश ने एक बार फिर फ़ोन को अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए कहा, अब इसे क्या हुआ और ऐसे कैसे इसने मेरी परमिशन के बिना फ़ोन डिस्कनेक्ट किया? हीर तुम्हें तो मैं वही आकर बताता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हीर ने अपने फ़ोन को गुस्से से बेड पर पटक दिया और रोंदू सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। मतलब यहाँ पर शादी भी कर ली और वहाँ विदेश में लड़कियों के साथ रह रहे हैं, वो भी एक ही रूम में। ये भी उन लोगों में से हैं जिनको घरवाली भी चाहिए और बाहर वाली भी चाहिए। हर को पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें नम हो गई थी। उसे इस वक्त काफ़ी बुरा फील हो रहा था। सुबह का वक्त, वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और शिवांश एक ब्लैक टॉवल अपनी वी शेप कमर पर लपेटे बाहर आया तो उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर खुद को ब्लैंकेट से कवर किए बैठी हुई शिवी से मिली। शिवी कुछ देर पहले ही नींद से जागी थी। शिवांश से नज़र मिलते शिवी ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। शिवी के झुके हुए चेहरे को उसके सिल्की बालों ने थोड़ा सा ढक लिया था। शिवी को इतना शर्माते हुए देख शिवांश के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे इस वक्त शिवी बहुत ही ज़्यादा मासूम और खूबसूरत लग रही थी। अंश ने अपने कदम शिवी की तरफ बढ़ा दिए। शिवी शिवांश को अपने करीब आते हुए महसूस कर पा रही थी, जिस वजह से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। शिवांश शिवी के करीब आया और उसकी चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। शिवी ने अभी भी अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। शिवांश शिवी के चेहरे की तरफ झुका और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, मेरी तरफ देखो शिवी। शिवी ने अपनी पलकें उठाए और शिवांश की इंटेंस नज़रों में देखने लगी। शिवांश की नज़र शिवी की नाजुक सी गर्दन पर गई, जिस पर कल रात उसके दिए बाइट के निशान कल रात की सारी कहानी बयां कर रहे थे, जिसे याद कर एक बार फिर से शिवांश को अपने दिल में एक हलचल सी महसूस हो रही थी। पर फिलहाल उसने खुद को रोकना ही सही समझा और सकता शिवी के होंठों पर एक लाइट किस करते हुए कहा, तुम्हें कल रात के लिए किसी तरह का कोई। पर इससे पहले शिवांश अपनी बात पूरी कर पाता, शिवी ने शिवांश के होंठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं है शिवांश, क्योंकि मैं हमेशा से सिर्फ आपकी होना चाहती थी। शिवी की बात सुनकर शिवांश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो यही तो सुनना चाहता था। उसने शिवी को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग हमारे घर चलते हैं।
शिवांश ने वॉशरूम में ले जाकर शिवी को नीचे उतारा और उसका छोटा सा चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शिवी ने धीरे अपना सिर हाँ में हिलाया तो शिवांश ने प्यार से उसके फोरहेड को किस किया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। शिवांश के बाहर जाते ही शिवी ने खुद को मिरर में देखा। इस वक्त उसमें शिवांश की शर्ट पहनी हुई थी, जिसे शायद शिवांश ने ही उसे पहनाई थी। उस ब्लैक शर्ट में शिवी का गोरा रंग सोने की तरह चमक रहा था। शिवी ने खुद को मिरर में देखते हुए ही अपनी शर्ट के एक एक बटन को ओपन किया और लेकिन 2-3 बटन खोलने पर ही शिवी को अपनी बॉडी पर शिवांश के दिए हुए बाइट के निशान नजर आने लगे, जिन्हें देखकर शिवी ने शर्म से अपना चेहरा अपनी हथेलियों में ढक लिया। कल रात की बात याद कर उसे अपने दिल में एक गुदगुदी का एहसास हो रहा था। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसका प्यार मिल गया था, हमेशा हमेशा के लिए। दिल 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 दिल। रिया को आज ऑफिस आने में देर हो गई थी। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में लगाई और जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर जाने लगी, उसके कदम एकदम से रुक गए। उसकी नज़र उस तरफ गई जहां पर एक ब्लैक कलर की एक लग्जरियस गाड़ी खड़ी हुई थी। उसे देखकर रिया की आंखें छोटी हो गई और उसे यह पहचानते देर नहीं लगी कि यह गाड़ी किसकी थी। ये वही गाड़ी थी जिससे उस दिन मार्केट में वो टकराते टकराते बची थी। और वो किसकी गाड़ी थी रिया ये भी जानती थी। उसने अपने कदम उस गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए और अच्छे से उसे देखते हुए ये कंफर्म करने लगी, क्या ये गाड़ी उसी साइको इंसान की हो सकती है। रिया ने फिर अपने आसपास देखते हुए कहा, वैसे तो यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, पूरा पार्किंग एरिया खाली है, और है तो यहाँ पर यह गाड़ी और मैं। तो रिया क्या करना चाहिए तुझे उस साइको की गाड़ी के साथ? तेरे ही घर में घुसकर तेरा इतना नुकसान किया और तू उसे ऐसे ही जाने देगी? पर वो यहाँ क्या करने आया है, वो भी हमारी कंपनी में? अरे छोड़ना रिया, आया होगा किसी काम से, पर फिलहाल ये अच्छा मौका है उसे सबक सिखाने का। सोचकर रिया के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने एक बार फिर अपने आसपास देखा और उसने ये भी कंफर्म कर लिया कि जिस एरिया में वो गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और यह रिया के लिए एक अच्छा खासा चांस था। एपिसोड 82 कहानी अब तक। रिया ने फिर अपने आसपास देखते हुए कहा, वैसे तो यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, पूरा पार्किंग एरिया खाली है, और है तो यहाँ पर यह गाड़ी और मैं। तो रिया क्या करना चाहिए तुझे उस साइको की गाड़ी के साथ? तेरे ही घर में घुसकर तेरा इतना नुकसान किया और तू उसे ऐसे ही जाने देगी? पर वो यहाँ क्या करने आया है, वो भी हमारी कंपनी में? अरे छोड़ना रिया, आया होगा किसी काम से, पर फिलहाल ये अच्छा मौका है उसे सबक सिखाने का। सोचकर रिया के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने एक बार फिर अपने आसपास देखा और उसने ये भी कंफर्म कर लिया कि जिस एरिया में वो गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और यह रिया के लिए एक अच्छा खासा चांस था। अब आगे। रिया चुपचाप अपनी गाड़ी के पास गई और अपनी गाड़ी की डिग्गी में से हॉकी स्टिक बाहर निकालकर उस हॉकी स्टिक को देखते हुए कहा, चल आज तू काम आने ही वाली है, किसी की बैंड बजाते हैं, बड़ा आया था मुझे धमकाने वाला। वो हॉकी स्टिक को लेकर उस गाड़ी के पास गई, फिर गाड़ी के सामने खड़े होते हुए बोली, होने को तुम बहुत खूबसूरत हो, पर जिसकी हो ना वो इंसान बड़ा कमीना है, इसीलिए सॉरी, मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना ही होगा। जैसे खून के बदले खून होता है, वैसे ही नुकसान के बदले नुकसान होता है। कहकर रिया ने एक जोर का वार उस गाड़ी की फ्रंट ग्लास पर किया, जिससे उसके ग्लास पर एक क्रैक आ गया। रिया ने इसी तरह 2-4 बार उसके फ्रंट ग्लास पर वार किया, जिससे वो ग्लास एकदम चकनाचूर हो गया। रिया ने अब उस गाड़ी के किसी भी ग्लास को नहीं छोड़ा था। कुछ ही देर में उस चमचमाती गाड़ी की हालत रिया ने बहुत ही खराब कर दी थी। उसके चारों तरफ टूटे हुए ग्लास के टुकड़े बिखरे हुए थे। रिया ने अपनी गाड़ी की डिग्गी से एक स्प्रे निकाली और उस गाड़ी की बोनट पर उस स्प्रे से लिखा है, टिट फॉर टैट। फिर रिया ने अपनी हॉकी स्टिक वापस डिग्गी में रखी और अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अब मिला मेरे मन को सुकून, वरना दिल इतना ज्यादा दुखी था, ना कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह रिया, क्या काम किया है तूने। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। तभी उसे याद आया कि वो पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो गई है, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी गाड़ी से अपना पर्स उठाया और लिफ्ट की तरफ भागी। वो अभी अपनी डेस्क पर पहुंची ही थी कि उसकी एक कलीग जल्दी से उसकी डेस्क के पास आए और एक्साइटमेंट में बोली, रिया, तुझे एक गुड न्यूज बताऊं। रिया ने अपना बैग डेस्क पर रखते हुए कहा, हाँ जरूर बता, वैसे भी मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है और मेरा मूड भी, तो मैं तो वो गुड न्यूज़ सुनकर अपना मूड और भी अच्छा करना चाहूंगी। वो लड़की चेक खिसकाकर उसके पास ही बैठ गई और फिर अपने आसपास देखकर धीरे से रिया से कहा, तुझे पता है हमारी जो न्यू बॉस है ना, वो जल्द ही हम लोगों में से अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी चूज करने वाले हैं। रिया ने लापरवाही से कहा, तो इसमें गुड न्यूज़ क्या है? तो उस लड़की ने हैरानी से कहा, तुझे खुशी नहीं हो रही? तुझे नहीं पता यार, मैंने सुना है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है,
और सच में मैं तो प्रे कर रही हूँ कि वो मुझे ही चुन ले ताकि मुझे उनके करीब रहने का मौका मिले। रिया ने कहा, इसमें गुड न्यूज क्या है भला, और वैसे भी मुझे इन स्टूपिड बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं तो ऊपर वाले से कहूंगी कि वो मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी तो बिल्कुल न चुने, मैं अपने इसी काम में खुश हूँ। उस लड़की ने कहा, अरे यार, इतनी अच्छी पोस्ट के लिए सैलरी भी तो अच्छी मिलेगी ना। ज्यादा सैलरी की बात सुनकर रिया के कान खड़े हो गए। वो मन ही मन बोली, ज्यादा सैलरी मतलब मैं जल्दी ही अपना घर ले सकती हूँ। रिया को अपनी ख्यालों में गुम छोड़कर वो लड़की अपनी डेस्क पर वापस चली गई। वही पार्किंग एरिया में विराज गुस्से से खड़ा हुआ अपनी गाड़ी को देख रहा था, जो चलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी नज़र गाड़ी की बोनट पर गई जहां पर उसके लिए एक मैसेज लिखा गया था, टिट फॉर टैट। विराज के पीछे ही उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था, जो इस वक्त विराज के गुस्से से डर रहा था और वो नहीं चाहता था कि विराज किसी और का गुस्सा उस पर निकाल दे। फिर भी उसने डरते हुए कहा, बॉस, मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है। विराज ने उसकी बात इग्नोर करते हुए कहा, किसने किया ये सब? सीसीटीवी फुटेज में देखकर पता करो। तो उसके असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, दरअसल इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है। विराज ने अपनी गुस्से से लाल आंखों से असिस्टेंट की तरफ घूर कर देखा और कहा, सी तो मेरी गाड़ी यहाँ पर क्यों पार्क करवाई थी? यह उस जगह पार्क क्यों नहीं हुई जहाँ पर ये रोज पार्क होती थी? असिस्टेंट ने कहा, सर, वहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से आज के लिए आपकी गाड़ी यहाँ पार्क करने के लिए कही थी। बाकी आप चिंता मत कीजिए, गाड़ी के फ्रंट कैमरा से हमें पता चल जाएगा कि ये हरकत किसकी है। विराज ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, 10 मिनट है तुम्हारे पास। कहकर विराज अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ चला गया। उसके असिस्टेंट ने उस गाड़ी को देखा और कहा, कौन बेदर्द होगा जिसने इतनी महंगी गाड़ी की ये हालत कर दी, पता तो लगाना पड़ेगा। कुछ देर बाद वीएस विला। विराज लैपटॉप पर एक वीडियो को बड़े ही गुस्से से देख रहा था। उसने अपनी आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, ये जहां भी हो वहीं से इसे उठाकर मेरे सामने लेकर आओ। उसके आदमी जो वहीं आसपास खड़े हुए थे, विराज का ऑर्डर मिलते ही वहां से निकल गए। विराज ने एक एक छत पर जोर देते हुए कहा, आज तुम्हारा फुल एंड फाइनल कर ही देता हूँ, क्योंकि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। सिर्फ आधे घंटे बाद ही, कुछ देर बाद ही विराज के आदमी रिया को पकड़कर विला ले आए। रिया के दोनों हाथ उन आदमियों ने पकड़े हुए थे और रिया उन पर चिल्लाते हुए उन्हें छोड़ देने के लिए कह रही थी, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? मुझे कहाँ लेकर आए हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मेरा हाथ, मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ। रिया उन पर चिल्लाते हुए खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक भारी और दमदार आवाज रिया के कानों में आई, पर मुझे तो जानती होगी ना। रिया ने उस आवाज की तरफ देखा तो सामने ही विराज अपने हाथ में वाइन पर गिलास पकड़े हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी ठंडी निगाहों से उसे घूर रहा था। विराज ने अपने आदमियों को जाने का इशारा किया तो उसके आदमी रिया को वहां छोड़कर वहां से चले गए। अब उस हॉल में सिर्फ रिया और विराज ही रह गए थे। विराज ने एक ही सांस में अपना वाइन का गिलास खाली किया और उसे टेबल पर रख अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में रखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ तो लगता है कि तुम अपना सबक बहुत जल्दी भूल गई, इसलिए तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने मेरी गाड़ी का वो हाल किया। रिया ने ना समझ बनते हुए कहा, कौन सी गाड़ी? किसकी गाड़ी? मैं किसी गाड़ी को नहीं जानती हूँ और देखो ये बार बार ना तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, अब ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो। कहकर रिया जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटी तभी गेट के बाहर खड़े हुए बॉडीगार्ड ने उसका रास्ता रोक दिया। विराज ने सोफे पर किसी किंग की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहा, जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती है तुम यहाँ से बाहर कदम भी नहीं रख सकती, इसलिए चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। रिया ने उन हटे कट्टे गार्ड को देखा और फिर पलट कर विराज की तरफ जो उसे ही देख रहा था। फिर उसकी तरफ आते हुए कहा, अपने आदमियों को बोलो कि मुझे यहाँ से जाने दे, वरना मैं इनकी लाशें बिछा दूंगी यहाँ पर, समझे? विराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम और यहाँ पर लाशें बिछाओगी? विराज के इस तरह से उसकी हंसी उड़ाते देख रिया और भी ज्यादा चिढ़ गई, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो विराज ने भी अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। अब मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी गाड़ी की वो हालत क्यों की? तो रिया ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विराज ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और फिर अपने सामने रखे लैपटॉप पर वो वीडियो प्ले कर उसकी स्क्रीन रिया की तरफ कर दी। रिया ने जैसे उसकी स्क्रीन पर प्ले हो रही वीडियो को देखा तो उसकी आंखें जैसे बाहर आने को हुई और मुंह उसका खुला की खुला रह गया। वो मन ही मन बोली, है, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां तो कोई कैमरा भी नहीं था। रिया को समझ ही नहीं आया कि वो हंसे कि रोए।
हंसना उसे अपनी बेवकूफ़ी पर आ रहा था और रोना इस बात पर कि वो जानती थी कि उसके सामने जो शैतान बैठा है ना, वो अब उसे नहीं छोड़ेगा। उस दिन तो उसने अपनी बंदूक की गोली से उसके घर के सामान को उड़ाया था, आज वो पक्का उसे ही उड़ा देगा। प्रिया बेचारी सी शक्ल बनाए विराज को देखने लगी, जैसे उसे कह रही हो कि गलती हो गई, अब जाने दो। विराज ने अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, हाँ तो नाम क्या है तुम्हारा? रिया ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, रिया। रिया ठाकुर, वरीड। विराज अब सोफे से खड़ा हुआ और अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले रिया के सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तो मिस रिया ठाकुर, अब बोलो क्या सजा दूं तुम्हें? वैसे मेरे पास गाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन तुमने जो बदतमीजी की है ना और एक तरह से मुझे चैलेंज किया है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तो मैं तुम्हारे पास 3 ऑप्शन छोड़ता हूँ, या तो तुम्हें अपने शेरों के पिंजरे में डलवा दूं, या तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें किसी खाई में फिकवा दूं, या फिर एक और ऑप्शन है। रिया ने हकलाते हुए पूछा, कौन सा ऑप्शन? विराज ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी पूरी लाइफ हेल बना दूं। फिर रिया के चारों तरफ घूमकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, तो तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम कौन सी सजा पाने के हकदार हो। ये सुनकर तो रिया कुछ पल के लिए तो विराज को देखते ही रह गई। उसे तो लग रहा था कि कहीं वो कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही है। वो इतना तो जानती थी कि सामने खड़ा इंसान अगर कुछ कह रहा है तो वैसा कर ही देगा, क्योंकि इसका ट्रेलर वो पहले ही देख चुकी थी। वो मन ही मन बोली, रिया कुछ सोच, कैसे भी करके तुझे बच के यहाँ से भागना है, वरना ये साइको तेरी जान लेकर ही मानेगा। सोचते हुए रिया अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने विराज की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, ऐसे कैसे जान ले लोगे तुम? कानून नाम की चीज भी है कि नहीं? मेरे पापा तुम पर केस कर देंगे। हाँ, तुम नहीं जानते मेरे दूर के अंकल बहुत बड़े वकील हैं, तुम्हें ऐसे कैसे फंसाएंगे ना कि सारी जिंदगी तुम जेल में चक्की पीसते रह जाओगे, समझे? विराज ने पहले तो उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो, फिर जैसे ही उसने रिया की तरफ अपने कदम बढ़ाए, रिया जल्दी से सोफे की दूसरी तरफ कूदकर भाग गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से जाने दो, वरना बहुत पछताओगे। तुम अभी रिया ठाकुर को जानते नहीं हो, अच्छे अच्छों की बैंड बजाई है मैंने। विराज उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मुझे धमकाओगी, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करती हो। कहकर वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, रिया जल्दी से खुद को बचाने के लिए भागी। विराज उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था और रिया को अब जहां भी रास्ता दिख रहा था वो वहां भागकर बचने की कोशिश कर रही थी। विराज को पास आता देखकर रिया ने टेबल पर रखे एक वास को उठाकर विराज को वार्न करते हुए कहा, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी मैं। विराज को अब उसकी हरकतों पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह इस लड़की का गला ही दबा दे, क्योंकि वो उसके गुस्से को बढ़ाने का काम कर रही थी। और विराज भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक लड़की उसके ही घर में आकर उसे चैलेंज करे। विराज अपने दांत पीसते हुए बोला, उससे पहले मैं तुम्हारी जान नहीं ले लूंगा रिया ठाकुर। लेकिन इससे पहले कि विराज उसके पास पहुंच पाता, रिया ने वो वास विराज की तरफ फेंक कर मारा, लेकिन वो वास विराज को लग पाता विराज फुर्ती से दूसरी तरफ झुक गया और वो वास दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। रिया ने एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश की, तब तक विराज भी फुर्ती से उसके सामने आया और उसके दोनों हाथों को पकड़ मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया, जिस वजह से रिया विराज के एकदम करीब आ गई। विराज उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार के पास ले गया और उसे दीवार से सटाते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों को देखकर अब मैंने खुद तुम्हारे लिए पनिशमेंट तय कर ली है रिया ठाकुर, अब तैयार हो जाओ अपनी लाइफ को हेल होते हुए देखने के लिए। रिया, जिसके दोनों हाथ विराज ने अभी भी कसकर उसकी पीठ से लगाए हुए थे, जिस वजह से रिया विराज के बहुत ही ज्यादा करीब थी, वो उसकी पकड़ में छटपटाते हुए बोली, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे, यू इडियट, जानवर कहीं के। पर विराज की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, जिस वजह से रिया उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। एपिसोड 83। कहानी अब तक। रिया ने एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश की, तब तक विराज भी फुर्ती से उसके सामने आया और उसके दोनों हाथों को पकड़ मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया, जिस वजह से रिया विराज के एकदम करीब आ गई। विराज उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार के पास ले गया और उसे दीवार से सटाते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों को देखकर अब मैंने खुद तुम्हारे लिए पनिशमेंट तय कर ली है रिया ठाकुर, अब तैयार हो जाओ अपनी लाइफ को हेल होते हुए देखने के लिए। रिया, जिसके दोनों हाथ विराज ने अभी भी कसकर उसकी पीठ से लगाए हुए थे, जिस वजह से रिया विराज के बहुत ही ज्यादा करीब थी, वो उसकी पकड़ में छटपटाते हुए बोली, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे, यू इडियट, जानवर कहीं के। पर विराज की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, जिस वजह से रिया उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। अब आगे। विराज ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा,
तुम्हारा सामना विराज सिंघानिया से हुआ है रिया ठाकुर, जो ना जाने कितनों की जिंदगी है नर्क से बदतर बना चुका है, और अब 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, जी लो अपनी जिंदगी जितनी अपनी मर्जी से जीनी है, क्योंकि 24 घंटे बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम मेरे सामने जबान खोलने से पहले 1000 बार सोचोगी। कहकर विराज ने उसे झटके से छोड़ दिया, जिस वजह से रिया संभल नहीं पाए और फर्श पर गिर गई। वो अपने हाथ को सहलाते हुए गुस्से से विराज को देखने लगी तो विराज ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, सी यू सून रिया ठाकुर। कहकर विराज मेन रोड से बाहर निकल गया, पर जाते जाते वो अपने आदमियों को ऑर्डर देना नहीं भूला, जहां से उठाकर लाए हो वहीं फेंक कर आओ इसे कहकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। ऑर्डर मिलते ही वो आदमी रिया को पकड़ने के लिए आए। रिया ने उन आदमियों को एक बार फिर से अपने पास आते हुए देखा तो उन पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाना, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन विराज का ऑर्डर था इसलिए उसके आदमियों को इसे फॉलो करना ही था, इसीलिए वो बिना रिया की बात पर ध्यान दिए उसे अपने साथ पकड़कर वहां से ले गए। एक विला शिवांश की गाड़ी एक विला के सामने आकर रुकी। शिवांश के चेहरे पर इस वक्त एक परेशानी नजर आ रही थी और गुस्सा भी। वो गाड़ी से बाहर आया और उसने अपने कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ा दिए। बेसमेंट के बाहर ही तैनात आदमी शिवांश को देखकर तुरंत हरकत में आ गए। शिवांश बिना उनकी तरफ देखे बेसमेंट में चला गया। उसके कदम एक वॉल सामने जाकर रुक गए। उस पर लगे एक स्विच को शिवांश ने प्रेस किया तो उसी के साथ उसके सामने एक टैब नजर आने लगा। शिवांश ने उस टैब पर एक पासवर्ड एंटर किया और इसी के साथ वो वॉल एक दरवाजे में तब्दील हो गई। शिवांश ने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, अनलॉक द डोर। इसी के साथ एक बीप की आवाज के साथ वो डोर ओपन हो गया। शिवांश ने अपने कदम उस रूम की तरफ बढ़ा दिए। वो रूम एक सीक्रेट रूम था, जहां पर शिवांश, अंश और उनके खास आदमी ही जा सकते थे। शिवांश जाकर एक डेस्क के सामने बैठ गया और सामने रखे रिमोट में उसने एक बटन प्रेस किया, जिसकी वजह से उसे सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर एक आदमी की छवि नजर आने लगी। उस आदमी का चेहरा देखने में ही काफी खतरनाक नजर आ रहा था, क्योंकि उसके फेस पर एक बड़ा सा कट का निशान था। शिवांश ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, कौन है वो लोग और इस वक्त अंश कहाँ है? उस आदमी ने कहा, बॉस अभी अंश सर एक मीटिंग के लिए 7 स्टार होटल गए हुए हैं, लेकिन उन लोगों की नज़र बराबर उन पर बनी हुई है। उनमें से कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया है, जिससे हमें पता चला है कि अंश सर को मारने की प्लानिंग काफी पहले से की जा रही है और ये वो काम आज ही करने वाले हैं। ये सुनकर शिवांश का चेहरा एकदम दाग हो गया। उसने उस आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, अपने आदमियों से कहो कि अलर्ट रहे, मेरे भाई को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए और जो भी इस प्लानिंग में शामिल है कल सुबह तक उन सभी की लाशें मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, यस बॉस हम ऐसा ही करेंगे। कुछ और इंस्ट्रक्शन देने के बाद शिवांश ने रिमोट का बटन प्रेस किया और इसी के साथ वो स्क्रीन ऑफ हो गई। तभी एक आदमी उस रूम में आया और शिवांश के सामने ही अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। शिवांश, जिसने अपना सिर चेयर की बैक पर टिका लिया था और आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में था, उसने बिना उसकी तरफ देख ही कहा, क्या रिपोर्ट है? राका। तो राका जो उसके सामने ही खड़ा हुआ था और अंश और शिवांश का सिक्योरिटी का हेड था, उसने कहा, बॉस ये सारी प्लानिंग इंडिया में ही की गई है, ऐसी हमें खबर मिली है और उन लोगों को जब से पता चला था कि अंश सर अब्रॉड जाने वाले हैं तभी से उनकी एक्टिविटी काफी तेज हो गई थी। शिवांश ने कहा, पता करो इस पे सारी प्लानिंग करने वाला कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अंश खुराना पर वार करने की हिम्मत कर रहा है। इसके बाद शिवांश वहां से उठकर निकल गया और राका जल्दी अपने काम पर लग गया। यूएस एक 7 स्टार होटल के पार्टी हॉल में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। वहां के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पार्टी में शामिल थे। ये एक बिजनेस पार्टी थी। इसी होटल के प्राइवेट रूम में इस वक्त एक मीटिंग चल रही थी, जो पिछले 2 घंटे से कंटिन्यू थी। मीटिंग खत्म होने के बाद ही अंश उस मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे ही एक लड़की जो करीब 25-26 साल की रही होगी और एक लड़का जो उसी का हम उम्र था, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लड़की जल्दी से अंश के सामने आते हुए बोली, अंश तुमने बताया नहीं कि तुमने शादी किससे की है और ना ही तुमने मुझे अपनी नई नवेली बीवी की फोटो दिखाई है। वो लड़की जो इस वक्त मीटिंग रूम में अंश के साथ काफी फॉर्मल नजर आ रही थी, अब वो अंश से काफी फ्रैंक होकर बात कर रही थी। अंश जिसके कदम आगे बढ़ रहे थे, अचानक उस लड़की के सामने आने से रुक गए। तभी वो लड़का भी अंश के सामने आया और बोला, बता दो इसे अंश, वरना ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अंश जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले उस लड़की को घूर रहा था, उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो ना टिया, तो खुद ही पता कर लो, अब हटो आगे से, मुझे यहाँ से जाना है। तो टिया ने वापस उसका रास्ता रोकते हुए कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? मैंने कल भी तुमसे कितना पूछा था, पर तुमने बताया ही नहीं। हाँ वैसे कल जब तुम रूम में थे तो अपनी बीवी से ही बात कर रहे थे ना?
अंश ने उससे जान छुड़ाने के पर्पज से कहा, ऑफ कोर्स मैं उसी से ही बात कर रहा था। अब तुम्हें जवाब मिल गया ना, अब हटो आगे से ताकि मैं जा सकूं। तभी उस लड़के ने कहा, टिया अब उसे जाने दो, तुम्हें पता है ना ये 3 दिन अंश खुराना ने कैसे निकाले हैं। आखिर नई नई शादी हुई है, अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर आना इतना आसान थोड़ी ना होता है। उस लड़के ने शरारती स्माइल के साथ कहा। अंश ने उसे घूरते हुए कहा, आर्यन तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो, तुम दोनों शायद भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो टिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अंश खुराना, और तुम शायद बोल रहे हो कि तुम हमारे दोस्त भी हो। अब चुपचाप हमें अपनी बीवी का फोटो दिखाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हमें भी तो पता चले कि वो कौन है जिसने अंश खुराना द डेविल को दीवाना बना दिया। अंश ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, खुद पता कर लो। कहकर अंश उन दोनों को इग्नोर कर आगे बढ़ गया। तभी टिया के फोन पर एक कॉल आई। टिया ने अपने कान पर लगे ब्लूटूथ को ऑन कर दिया और सामने वाले की बात सुनकर टिया के चेहरे के भाव एकदम से डार्क हो गए। उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और आर्यन से कहा, आर्यन कुछ गड़बड़ है, चलो। आर्यन जो टिया के चेहरे से ही समझ गया था कि बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और टिया के साथ ही वहां से बाहर निकल गया। अंश पार्किंग एरिया में आया। अभी वो अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके कदम रुक गए और उसकी आंखों के भाव एकदम से सर्द हो गए। लेकिन उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस ही था। उसने अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। गाड़ी के पास ही ड्राइवर खड़ा हुआ उसका ही वेट कर रहा था। अंश ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, तुम दूसरी गाड़ी से आ जाना, ये गाड़ी मैं ले जा रहा हूँ। ड्राइवर उसका दिया हुआ ऑर्डर फॉलो करते हुए वहां से हट गया। अंश ड्राइविंग सीट का गेट ओपन कर अंदर बैठ गया और उसने एक बार रियर मिरर व्यू में कुछ ऐसा देखा जिससे उसके आंखों के भाव एकदम से डार्क हो गए। अंश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसे वहां से निकाल ले गया। अंश गाड़ी ड्राइव करते हुए बार बार रियर मिरर व्यू में देख रहा था, जिस वजह से उसका चेहरा भी काफी सख्त नजर आ रहा था। कुछ ही देर बाद वो जानबूझकर अपनी गाड़ी को एक सुनसान रोड पर दौड़ाने लगा। यह एक हाईवे था जो पूरी तरह से सुनसान था, शायद ही कोई इक्का दुक्का गाड़ी उस रोड पर गुजर रही हो। अंश की गाड़ी फुल स्पीड से सड़क पर दौड़े चली जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी पर एक साथ 2-3 फायर हुए, पर अंश की ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी थी कि वो बुलेट उसकी गाड़ी को छू भी नहीं पाए। अंश ने डैशबोर्ड में रखी हुई अपनी गन निकाली और अपनी गाड़ी का गियर चेंज करते हुए गाड़ी को पीछे आ रही सभी गाड़ियों के सामने ही खड़ा कर दिया। अंश के ऐसा करते ही एक साथ वो सभी गाड़ियां एक आवाज के साथ रुक गई और इसी के साथ सभी आदमी गाड़ी से बाहर निकल आए। उन सभी ने एक जैसे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनके कपड़ों पर बने एक निशान को देखकर अंश समझ गया कि यह एक ही गैंग के आदमी है। उन सभी ने अपनी गन के निशाने पर अंश को ले लिया, पर अंश अभी भी अपनी गाड़ी में वैसे ही बैठा रहा और उन्हें अपनी शिकारी नजरों से घूरता रहा। उसमें से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अंश खुराना, बाहर निकलो। अंश की पकड़ अपनी स्टीयरिंग व्हील्स पर कस गई और उसकी आंखों के भाव और भी ज्यादा गहरे हो गए। ऐसा नहीं था कि अंश ने कभी भी ऐसी सिचुएशन का अकेले सामना नहीं किया था, बल्कि आज भी अंश जब पार्किंग एरिया में आया था तभी उसने महसूस कर लिया था कि कोई उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं, इसलिए उसने ड्राइवर को अपने साथ आने से मना कर दिया था। तभी दूसरे आदमी ने एक बार फिर तेज आवाज में कहा, सुना नहीं तुमने, हमने कहा बाहर निकलो। अंश ने अपनी साइड का डोर ओपन किया और गाड़ी से बाहर आ गया, पर उसके चेहरे पर डर का लेशमात्र भी नहीं था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि इतने आदमियों के बीच वो पूरी तरह से घिर चुका है। कुछ आदमी तो अंश की डेयरिंग पर्सनैलिटी देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने अंश खुराना के बारे में काफी कुछ सुना हुआ था, लेकिन आज वाकई में उनका सामना अंश खुराना से ही हो रहा था। पहले वाले आदमी ने एक बार फिर तेज आवाज में कहा, अपनी गन नीचे फेंक दो। अंश ने बिना किसी भाव के अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को उनके सामने ही सड़क पर फेंक दिया। वैसे कोई भी अंश का चेहरा देखकर ये नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो उस आदमी ने दोबारा ऑर्डर देते हुए कहा, अपने हाथ ऊपर करो। अंश ने वैसा ही किया, उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए। अंश को उसकी बात मानते देखकर उस आदमी की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसे लगा कि जिसे आज तक कोई नहीं झुका पाया है, वो उसकी एक एक बात कितनी आसानी से मान रहा है। लेकिन शायद उसकी खुशफहमी थी, क्योंकि अभी तक वो अंश खुराना की दहशत से वाकिफ हुआ ही नहीं था। धीरे धीरे वो सभी आदमी अपनी गन हाथ में पकड़े हुए अंश की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे और इसी के साथ उन्होंने अंश को चारों तरफ से घेर लिया। पहले आदमी ने दूसरे आदमी को इशारे से कुछ कहा तो उस आदमी ने ऑर्डर को फॉलो करते हुए सड़क पर रखी हुई अंश की गन को उठा लिया और अपनी कमर के पीछे लगाते हुए एक बार फिर अंश को अपने निशाने पर ले लिया। तो पहले वाले आदमी ने कहा, चलो हमारे साथ। तभी अंश ने अपनी भारी आवाज की कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ से अपने साथ इतनी आसानी ले जा सकोगे?
उस आदमी को पहले तो उसकी बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि यह आदमी अकेला है, उसके बावजूद ये उससे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता है। लेकिन उसने एक बार फिर से उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अभी तुम्हारे हालात ऐसे नहीं है अंश खुराना कि हमसे सवाल पूछ सको, इसलिए सवाल पूछना बंद करो और चलो हमारे साथ, वरना यहीं पर मार दिए जाओगे। उस आदमी की बात सुनकर अंश के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई, जिसमें कुछ तो मिस्टीरियस था। होने को तो वो सभी लोग करीब 8-10 थे, लेकिन फिर भी उन सभी को एक अलग ही तरह की दहशत का एहसास हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अंश खुराना के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था कि उसे काबू में करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी अंश ने दोबारा कहा, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम ये तय कर पाओ कि मुझे यहाँ से ले जा सकोगे कि नहीं। तभी दूसरे आदमी ने धीरे से पहले आदमी से कहा, बॉस, हमें लगता है कि यह हमेशा भटकाने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो और इसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तो पहले आदमी ने, जो उन सभी का लीडर भी था, उसने अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे इशारा किया। इसी के साथ 2-3 आदमियों ने अंश को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन अंश वहां से टस से मस भी नहीं हुआ और वो ऐसे ही वहां पर तनकर खड़ा रहा। एपिसोड 84 कहानी अब तक। अंश ने दोबारा कहा, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम ये तय कर पाओ कि मुझे यहाँ से ले जा सकोगे कि नहीं। तभी दूसरे आदमी ने धीरे से पहले आदमी से कहा, बॉस, हमें लगता है कि यह हमेशा भटकाने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो और इसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तो पहले आदमी ने, जो उन सभी का लीडर भी था, उसने अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे इशारा किया। इसी के साथ 2-3 आदमियों ने अंश को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन अंश वहां से टस से मस भी नहीं हुआ और वो ऐसे ही वहां पर तन कर खड़ा रहा। अब आगे अंश पीछे कदम बढ़ाते हुए अपनी गाड़ी के पास आ गया और उसने उस आदमी की बॉडी को धकेलकर खुद से दूर किया। फिर अपनी गाड़ी की आड़ लेकर उन लोगों पर फायर करने लगा। तभी सामने से एक बुलेट अंश की बांह को छूकर निकल गई, जिस वजह उसकी बांह में जख्म होने से खून बहने लगा। पर अंश ने उन लोगों पर फायर करना बंद नहीं किया। अंश का निशाना काफी सटीक था, जिस वजह से सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी की लाशें सड़क पर पड़ी हुई थी। अंश की बुलेट भी अब खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी गन को साइड में फेंका। उन लोगों की गन की बुलेट भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो सभी तब से लगातार अंश पर फायर किए ही जा रहे थे और वैसे भी उन सभी आदमियों में सिर्फ 2 आदमी ही बचे थे, एक तो उनका लीडर और एक दूसरा आदमी। उस दूसरे आदमी ने अपने लीडर से कहा, बॉस, बस अब क्या करना है, बुलेट तो सारी खत्म हो चुकी है। तो उसके लीडर ने कहा, करना क्या है, जाओ और पकड़ो उसे, उसकी बुलेट भी खत्म हो गई है और वैसे भी वो एक है और हम 2, चलो। अपनी लीडर की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, बॉस, आप ये क्या कह रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि वो अंश खुराना है और बिना वेपन्स के हम उसे काबू में नहीं कर सकते हैं। उसके लीडर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानते हो ना, हमारे बॉस का यही ऑर्डर है कि उसे किसी भी कीमत पर उनके सामने लेकर जाना है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हम दोनों को भी खत्म कर देगा। अब चलो। वो दोनों ही अपने अपनी गाड़ी के पीछे से बाहर निकल आए तो उस लीडर ने तेज आवाज में कहा, अंश खुराना, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है खुद को हमारे हवाले करने के सिवा, इसीलिए अब चुपचाप हमारे साथ चलो। अंश अपनी गाड़ी के पीछे से बाहर निकला और अपनी पॉकेट में हाथ डाले उन दोनों आदमियों के सामने आकर खड़ा हो गया। अंश ने बारी बारी से दोनों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारे बॉस के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सामने से आकर मुझसे बात करे, और उसने मुझे पकड़ने के लिए भेजा भी तो कुछ कुत्तों को, क्या उसे ये भी नहीं पता कि शेर को काबू में करने के लिए कुत्तों की फौज नहीं भेजी जाती। अंश के ऐसा कहने से सामने खड़ा लीडर एकदम से आग बबूला हो गया। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें अब अपने तरीके से ले ही जाना पड़ेगा। उसके लीडर ने जैसे ही अंश को पंच करने के लिए अपना हाथ उठाया, अंश ने उसका पंच वहीं हवा में रोक दिया और उसके हाथ को बड़ी ही बेदर्दी से इस तरह से मोड़ा कि उसके हाथ की हड्डी एक आवाज के साथ ही क्रैक हो गई और उस लीडर की एक दर्द भरी चीख वहां गूंज उठी। वहां मौजूद दूसरा आदमी अपनी फटी हुई आंखों से यह नजारा देख रहा था, लेकिन उसे अपने लीडर की मदद करनी थी, इसलिए उसने भी अंश पर हमला कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनट में अंश ने उन दोनों आदमियों की वो हालत की कि दोनों ही सड़क पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। अंश ने अपना ब्लेजर उतारकर गाड़ी की बोनट पर फेंका। उसकी एक बांह से अभी भी खून बह रहा था और उसकी व्हाइट शर्ट उस जगह से पूरी तरह से खून से लाल हो चुकी थी, पर अंश के चेहरे पर दर्द की एक शिकन नहीं थी और खुद भी जाकर बोनट पर बैठ गया और अपनी सिगरेट सुलगाकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। उसके जेल से सेट किए बाल अब पसीने से भीगकर उसकी फोरहेड पर आ गए थे, लेकिन इतने रफ एंड टफ लुक में भी अंश का किलर लुक एकदम कहर ढा रहा था। तभी एक साथ वहां कई सारी गाड़ियां आकर रुकी
सबसे आगे वाली गाड़ी में से आर्यन और टिया जल्दी से बाहर आई। दोनों ने जब वहां का नजारा देखा तो कुछ पल के लिए हैरान रह गए, क्योंकि 8-10 लोगों को अंश ने खुद ही खत्म कर दिया था और 2 लोगों को सड़क पर कराहते हुए देखकर वो समझ गए कि अंश ने अपना काम कर दिया है। टिया ने अपने हाथ में पड़ी हुई गन को अपनी कमर में लगाया और जल्दी से अंश के पास आते हुए बोली, अंश तुम ठीक हो ना? आज जिसकी बाजू इस वक्त खून से रंगी हुई थी, उसने बहुत ही कैजुअल वे में कहा, तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? टिया ने अंश की बाजू देखते हुए कहा, तुम्हारी बाह में चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल चलते और इसकी ड्रेसिंग करवाते हैं। अंश ने सिगरेट का लंबा कश लेते हुए कहा, बाकी के लोग कहाँ हैं? तो आर्यन ने कहा, इनके साथ और लोग भी थे जो यहाँ आने वाले थे, उन्हें रास्ते में ही धर लिया गया है। यहाँ तक कि जिसने ये प्लानिंग बनाई है वो भी उसी पार्टी में मौजूद था जहाँ पर आज हमारी मीटिंग थी, अब वो भी हमारे काबू में है। ये सुनकर अंश की आंखों के भाव सख्त हो गए। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, उसे इंडिया ले चलो, हम कल सुबह इंडिया के लिए निकल रहे हैं। टिया ने कहा, हम उसे कल इंडिया भेज देंगे, फिलहाल हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ का काम भी हमें संभालना है। अंश ने बोनट से उतरते हुए कहा, ठीक है अब मैं होटल जा रहा हूँ। टिया ने हैरानी से कहा, पर अंश तुम्हारी चोट? अंश ने कहा, डॉक्टर को वही भेज देना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाला। फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए जो गैंग का लीडर था, अंश ने टिया और आर्यन को ऑर्डर दिया, इसे जंगल में एक पेड़ से उल्टा लटका देना, जंगली जानवरों का कुछ भला हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही बोलता है ये। कहकर अंश ने उन्हें और कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और जाकर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। टिया और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्यन ने कहा, यह अपने मन की ही करेगा, चलो पहले यहाँ से कचरा साफ करें। उसके बाद टिया और आर्यन ने अपने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिए और वो दोनों भी वहां से निकल गए। कुछ देर बाद अंश अपने प्राइवेट रूम में सोफे पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहा था। उसने अपने एक हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में अपना मोबाइल फोन, जिसे वो बड़ी ही गौर से देख रहा था। उसकी बाह पर इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी और वह ऊपर से पूरी तरह से शर्टलेस था। अंश के बिखरे हुए बाल उसे काफी चार्मिंग लुक दे रहे थे। अंश के फोन की स्क्रीन पर इस वक्त हीर की फोटो शो हो रही थी, जिसे अंश अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। अंश को यहाँ आए पूरे 3 दिन हो चुके थे और एक रात नहीं बीती थी जब उसने हीर को मिस ना किया हो। बीच में 2 बार उसने हीर को कॉल भी किया था, पर हीर ने कॉल अटेंड नहीं किया था। इस वजह से अंश को हीर पर बहुत गुस्सा भी आया था। अंश ने एक बार फिर से हीर का नंबर डायल कर दिया और उसने सोच लिया था कि अगर इस बार भी हीर ने उसकी कॉल रिसीव नहीं किया तो ये हीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पर जैसा कि होना था, हीर ने इस बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। अंश की पकड़ अब गुस्से से अपने फोन पर कस गई। मैं यहाँ कुछ दिन क्या आया, ये वहाँ पूरी तरह से आज़ाद हो गई, इसके दिल से मेरे लिए डर खत्म हो गया है क्या? तभी अंश ने अपने फ़ोन से एक मैसेज सेंड किया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उस मैसेज के सीन होते ही हीर की कॉल उसकी फ़ोन पर आई। उसे देखकर अंश के होंठों पर एक विनिंग स्माइल आ गई। अंश ने फ़ोन रिसीव कर अपने कान पर लगाया और कहा, मुझे लगता है कि तुम अपनी आज़ादी को कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रही हो बीवी, इसीलिए तुम इतनी हिम्मत कर पाई कि मेरे कॉल को इग्नोर किया। सामने से हीर ने अटकते हुए कहा, नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो मैं थोड़ा बिजी थी तो। अंश ने अपनी सर्द आवाज़ में कहा, कोई भी काम तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। फिलहाल तो गलती तो तुमने की है, तो उसकी पनिशमेंट भी तुम्हें इंडिया पहुंचकर जरूर दूंगा। दूसरी तरफ से हीर ने जल्दी से कहा, पनिशमेंट? पर पनिशमेंट क्यों? मैंने आपकी 2 बार कॉल ही तो रिसीव नहीं किया था, इतनी सी बात के लिए आप मुझे पनिशमेंट देंगे? अंश ने कहा, क्योंकि तुमने 2 बार मुझे इग्नोर किया है और मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझे इग्नोर करो। हीर को पहले ही अंश पर गुस्सा आ रहा था कि उसके रूम में एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी और फिर अंश के ऐसे बात करना हीर को फिर से गुस्सा दिला रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो मुझे बात करने की ज़रूरत ही क्या थी? आपके पास बात करने के लिए एक लड़की है तो सही, आपके रूम में, आप उससे बात कीजिए ना। हीर की बात सुनकर अंश ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, लड़की? और मेरे रूम में? तुमसे किसने कहा कि मेरे रूम में लड़की है? हीर ने बड़े ही भोलेपन से कहा, उस दिन मैंने खुद अपने कानों से लड़की की आवाज़ सुनी थी, वो भी आपके रूम में। अब आप मुझे झूठ मत बोलिए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। ये सब अमीर आदमियों के ना शौक होते हैं, उन्हें बीवी के अलावा अपनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी चाहिए, मुझे सब पता है, मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है। हीर की बात सुनकर अंश कुछ पल के लिए तो ब्लैंक ही रह गया और वो मन ही मन बोला, तो क्या ये जेलेस फील कर रही है और इसे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ? अब जाकर उसे समझ आया कि हीर उसके फ़ोन को इग्नोर क्यों कर रही थी और उस दिन भी उसने क्यों गुस्से से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। ये सोचते ही अंश के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई।
पता नहीं क्यों पर हीर का इस तरह से जेलिस होना अंश को बहुत अच्छा लग रहा था। अंश ने एक बार फिर अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, पर तो ये सब तो नॉर्मल है ना, और तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम तो वैसे भी मेरे करीब नहीं आना चाहती हो ना। अंश की बात सुनकर हीर एकदम से चुप हो गई, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अंश को दो चार बातें सुना दे। अंश ने जब दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनी तो दोबारा कहा, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन में यहाँ और रुक जाऊं और उस लड़की के साथ थोड़ा दिन और एंजॉय करूं। वैसे भी तुम वहां पर बहुत खुश हो मेरे वहां ना होने से, है ना? अंश हीर को चिढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था और काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी हो गया था, क्योंकि हीर का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उसने गुस्से से अंश पर चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो रहिए ना उसके साथ, मैं तो कहती हूँ उसे यही ले आइए, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आपको रोका किसने है? हमेशा तो आप अपने मन की करते हैं। आपने मुझसे शादी भी इसलिए की थी ना कि आपको एक सीधी सादी बीवी मिले जो आपकी हरकतों को पहचान नहीं पाए, पर मैं इतनी भी सीधी सादी नहीं हूँ, और मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है, समझे आप? कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हीर एक ही सांस में काफ़ी कुछ बोल गई थी। अभी भी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने बैग पर पड़े हुए सारे कुशन को उठाकर फर्श पर फेंकते हुए कहा, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं अंश, बहुत ही ज़्यादा बुरे। मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूँगी, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अंश कुछ देर तक तो अपने फ़ोन को ही देखता रह गया, क्योंकि हीर ने जब बोलना शुरू किया तो उसके बाद तो रुकना ही भूल गई थी। तभी अंश एकदम ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसे हीर के ऐसे रिएक्शन पर बड़ी हंसी आ रही थी। उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तो अब मेरी लिटिल वाइफ का बीवी मोड पूरी तरह से ऑन हो चुका है, हम नॉट बैड। अगर और कभी हीर अंश से इस तरह से बात करती है तो शायद अंश को गुस्सा आ जाता, लेकिन अंश आज हीर की बातों में जेलसी को साफ महसूस कर पा रहा था। हीर शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अंश पर अपना थोड़ा बहुत हक समझने लगी थी। एपिसोड 85 कहानी अब तक। वहीं दूसरी तरफ अंश कुछ देर तक तो अपने फ़ोन को ही देखता रह गया, क्योंकि हीर ने जब बोलना शुरू किया तो उसके बाद तो रुकना ही भूल गई थी। तभी अंश एकदम ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसे हीर के ऐसे रिएक्शन पर बड़ी हंसी आ रही थी। उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तो अब मेरी लिटिल वाइफ का बीवी मोड पूरी तरह से ऑन हो चुका है, हम नॉट बैड। अगर और कभी हीर अंश से इस तरह से बात करती है तो शायद अंश को गुस्सा आ जाता, लेकिन अंश आज हीर की बातों में जेलसी को साफ महसूस कर पा रहा था। हीर शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अंश पर अपना थोड़ा बहुत हक समझने लगी थी। अब आगे एक रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। शिवी जल्दी से उस गाड़ी से बाहर निकली और रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी नजर आ रही थी, जैसे वो किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई सी हो। कुछ देर बाद वो एक प्राइवेट रूम के बाहर खड़ी थी। शिवी ने एक गहरी सांस लेकर खुद को थोड़ा शांत किया और रूम का डोर ओपन कर अंदर चली गई। अंदर ही तान्या चेयर पर बैठी हुई अपना फ़ोन चलाते हुए उसी का ही वेट कर रही थी। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर तान्या ने अपनी नज़रें फ़ोन की स्क्रीन से हटाकर सामने की तरफ देखा। शिवी को देखकर उसके होंठों पर एक कुटिल स्माइल आ गई, लेकिन शिवी के फेस पर गुस्से के साथ परेशानी और हैरानी वाले एक्सप्रेशन थे। वो जल्दी से तान्या के सामने गई और बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं दी? आप मुझसे बदला लेने के लिए उसे नुकसान पहुंचाएंगी, क्यों कर रही है आप ऐसा? क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके? बोलिए। उद्धरण चिन्ह। तान्या ऐसे ही स्माइल के साथ उसे देखती रही। वो अपनी चेयर से खड़ी हुई और अपने हाथ बांधे कुछ पल तक तो वो शिवी की आंखों में देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, शिवी मेरी छोटी बहन, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, क्योंकि एक तुम ही तो हो जो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, शायद इतने अच्छे से जितना अच्छे से मेरे डैडी भी मुझे नहीं जानते होंगे, फिर भी तुम मेरे खिलाफ गई। फिर अचानक ही तान्या के फेस एक्सप्रेशन गुस्से में बदल गए। तुमने वो किया जो मुझे कभी पसंद नहीं था, तुमने मुझसे मेरा शिवांश छीना है, तो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुश रहने दूंगी? तान्या की बात सुनकर शिवी कुछ पल तो हैरानी से उसे देखती रह गई। तान्या दी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने शिवांश को आपसे नहीं छीना है। शिवांश खुद मेरे पास आए हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करने लगे हैं, और मैंने खुद उनकी आंखों में अपने लिए फीलिंग्स देखी है। तो आप कैसे मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा सकती हैं कि मैंने शिवांश को छीना है? अगर वो आपके होते तो वो आपके लौट आने के बाद कब का मुझे डिवोर्स देते। शिवी की बात पर तान्या ठहाका लगाकर हंस पड़ी, फिर एकदम से अपनी हंसी रोकते हुए शिवी की दोनों बाहों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है शिवी,
कि एक रात तो मेरे शिवांश के साथ बात लोगी तो वो तुम्हारा हो जाएगा। अरे वो उस दिन ड्रग्स के नशे में था, इसीलिए उसे तो होश भी नहीं था कि उसकी बाहों में शिवी है कि तानिया। अब शिवी को तानिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर ऐसा होता कि शिवांश आज भी अगर तानिया से प्यार करता और तब तानिया ये बात उसके सामने कहती तो शायद एक पल को वह इस बात को मान भी लेती, लेकिन उसकी रूह भी जानती है कि उस वक्त शिवांश उसके साथ क्यों था। शिवांश और शिवी दोनों ने ही एक दूसरे को दिल से अपनाया था, तो अब वो तानिया को अपने इस रिश्ते के बीच में नहीं आने दे सकती थी। इसीलिए उसने गुस्से से अपनी बाहें तानिया पकड़ से छुड़ाए और कहा, बस कीजिए तानिया दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। और रही बात शिवांश की, तो उन्हें उस रात भी अच्छे से पता था कि उनकी बाहों में तानिया नहीं शिवी है, और उन्हें दूसरे दिन भी अच्छे से पता था उन्होंने मेरे साथ रात बिताई है, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं था और मैं बीवी हूं उनकी, तो कम से कम मेरे सामने तो आप मेरे पति के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए। शिवी का इस तरह से शिवांश पर हक जताना तानिया को गुस्से में पागल कर रहा था। उसने गुस्से से शिवी के बालों को कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिवांश को अपना कहने की? याद रखो शिवी, आज भी तुरुप का इक्का मेरे हाथ में है। कहीं तुम्हारा ये प्यार किसी तुम्हारे अपने की सांसें ना छीन ले, क्योंकि आज भी उसकी सांसें मेरी मुट्ठी में है। जानती हो ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तानिया की बात सुनकर शिवी की आंखें एकदम शब्द से बड़ी हो गई। उसने तानिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं दी, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। शिवी को अपने सामने टूटते देख तानिया के फेस पर एक बड़ी सी जीत वाली स्माइल आ गई। झटके से शिवी के बालों को छोड़ा और एक विनिंग स्माइल के साथ कहा, अब ये तुम्हें तय करना है शिवी की शिवांश या फिर वो, और अगर तुम चाहती हो कि उसकी सांसें चलती रहे तो शिवांश को तुम्हें खुद मेरे पास भेजना होगा, वरना तुम्हारी जिद कहीं उसकी सांसें बंद ही ना करवा दे। कहकर तानिया ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और रूम से बाहर निकल गई। वही शिव कुछ देर तक तो ब्लैंक खड़ी रही। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील महसूस कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों में इस वक्त जान ही नहीं है। वह बेसुध सी होकर घुटनों के बल फर्श पर ही बैठ गई और खोई हुई आवाज में ही बोली, नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं हूं ना, मुझे डैड से बात करनी होगी, वही तानिया दी को समझा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं डैड से भी बात नहीं कर सकती, वैसे भी डैड ने कभी मुझ पर भरोसा किया ही नहीं, और अगर तानिया दी को पता चला कि मैंने डैड से उनकी शिकायत की है तो कहीं वो मेरे आरू को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन फिर अपने आंसू पोंछते हुए, डैड ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन शिवांश, हाँ वो मुझसे प्यार करते हैं और वो मेरी बात सुनेंगे भी और मेरी मदद भी करेंगे। अब मैं शिवांश से कभी कुछ नहीं छुपा सकती, बहुत छुपा लिया उनसे मैंने। कुछ सोचकर शिवी वापस खड़ी हुई और रूम से बाहर निकल गई। रिया अपनी डेस्क पर बैठे हुए किसी सोच में गुम थी। कब से राजीव उसके पास आकर उसे कुछ कह रहा था, पर रिया का ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि विराज उसके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि जितना वो विराज से मिली थी इतना तो वो समझ गई थी कि विराज जैसा इंसान ऐसे ही कोई बात नहीं कहेगा। सोच सोच कर रिया का सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी राजीव ने उसकी डेस्क पर जोर से हाथ मारा, जिससे रिया एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ राजीव, तुमने तो डरा ही दिया मुझे, रिया ने अपनी सीने पर हाथ रखते हुए कहा। तो राजीव ने कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, कब से तुम्हें कुछ बात कह रहा हूँ, तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। तो रिया ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, हाँ बोलो, कोई जरूरी बात थी क्या? राजीव ने कहा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, दरअसल बॉस ने तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया है। ये सुनकर रिया कुछ पल के लिए तो शॉक्ड होकर राजीव को देखने लगी। राजीव ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ लहराते हुए कहा, अब कहाँ खो गई तुम? रिया ने हैरानी से कहा, मतलब अब मैं बॉस की मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मतलब अब मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी? राजीव ने उसके आगे कुछ पेपर्स रखते हुए कहा, हाँ और उसके साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी, और कल से ही तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी भी है। अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो। रिया ने पेपर्स उठाते हुए कहा, ये किसके पेपर्स है? तो राजीव ने कहा, अब तुम बॉस की पा हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ही होगा ना, जल्दी से साइन करो, मुझे अभी इसे सबमिट भी करना होगा, पहले ही तुमने काफ़ी देर कर दी है। प्रिया ने खुश होकर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर दिए और राजीव को वो पेपर्स देते हुए कहा, वैसे राजीव, ये हमारे नए बॉस कैसे हैं, मतलब पहले वाले बॉस की तरह खड़ूस नहीं है ना? राजीव ने पेपर्स फाइल में लगाते हुए कहा, अब तुम कल से उनके साथ रहने वाली हो तो जाहिर सी बात तुम्हें पता चल ही जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, पहले ही मेरा काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। राजीव वहाँ से चला गया। रिया चेयर पर बैठकर खुश होते हुए बोली, वाह रिया, अब तेरा अपना खुद का घर खरीदने का सपना पूरा हो जाएगा, अब तू जल्दी से अपने लिए नया घर देखना शुरू कर दे। वही रिया की बगल की डेस्क पर बैठी हुई लड़की जलन भरी नजरों से रिया को देख रही थी।
क्योंकि वो तो अच्छी खासी प्लानिंग बनाकर बैठी हुई थी कि न्यू बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी वही बनेगी और वो अपने बॉस को अपने रुपजाल में फंसाकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। दूसरी तरफ विराज अपने केबिन की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरा हाथ उसने ग्लास वॉल पर टिकाया हुआ था। उसने अपना ब्लेजर उतारकर अपनी चेयर पर टांगा हुआ था और इस वक्त शर्ट के ऊपर सिर्फ एक जैकेट पहनी हुई थी। उसका असिस्टेंट उसके कैबिन में उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसने कहा, सर ये रही वो फाइल जो आपने मंगवाई थी। विराज ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, डेस्क पर रख दो और जाओ यहाँ से। असिस्टेंट ने वो फाइल डेस्क पर रखी और केबिन से बाहर निकल गया। विराज ने डेस्क पर रखी फाइल की तरफ देखा और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। विराज डेस्क के पास आया और अपनी चेयर पर बैठते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट का एक लंबा कश लिया और उसे एश ट्रे में बुझाने के बाद उस फाइल को खोलकर अंदर रखे पेपर्स को देखने लगा। उन पेपर्स को देखकर विराज के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। यो पनिशमेंट बिगिंस नाउ। खुराना अंपायर। शिवी जब शिवांश के केबिन में आई उस वक्त शिवांश अपने कैबिन में मौजूद नहीं था। शिवी को नीचे रिसेप्शन पर ही पता चल गया था कि शिवांश किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ है और कुछ देर में लौटने वाला है। इसीलिए शिवी ने उसके केबिन में ही बैठकर उसका इंतजार करने का सोचा। इस वक्त उसके चेहरे पर काफी ज्यादा बेचैनी नजर आ रही थी। वो जाकर सोफे पर बैठ गई और सामने टेबल पर पानी के गिलास को जल्दी से उठाकर अपने होठों से लगाया और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। शिवी ने अभी गिलास टेबल पर रखा ही था कि तभी उसके पर्स में रखा हुआ उसका फोन रिंग करने लगा। शिवी ने जल्दी से फोन निकालकर उसकी स्क्रीन की तरफ देखा तो ये तानिया का फोन था। तानिया का नंबर अपनी स्क्रीन पर शो होते देख शिवी के हाथ कुछ पल के लिए तो कांपने लगे, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए तानिया का फोन रिसीव किया और कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से तानिया ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना शिवी, पहुंच गई ना शिवांश के पास मेरी शिकायत करने, तो अब तुम्हारी इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। पर नहीं, सजा तुम्हें क्यों मिले, सजा किसी और को मिलनी चाहिए, है ना? तानिया की बात सुनकर शिवी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। नहीं दी, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। तो तानिया ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि वो सही सलामत रहे तो अपना मुंह बंद रखो और वो करो जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा है। अगर तुमने शिवांश को इस बारे में कुछ भी बताया शिवी, तो तुम जानती हो कि मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, करके भी दिखाती हूँ। इस बात का प्रूफ मैं पहले भी कई बार दे चुकी हूँ, कहकर तानिया ने दूसरी तरफ से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। शिवी ने अपना सिर पकड़ लिया और खुद से ही बोली, कब तक मेरी मजबूरी का ऐसे फायदा उठाती रहेंगी आप? फिर जल्दी से सोफे से खड़े होते हुए बोली, नहीं, मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकती। अब जो भी करना है मुझे अकेले ही करना होगा। फिलहाल मुझे शिवांश के लौटने से पहले ही यहाँ से जाना होगा। उसने अपना पर्स उठाया और जैसे ही केबिन से बाहर जाने के लिए रूम का डोर ओपन करने लगी, डोर बाहर से ओपन हुआ और शिवांश केबिन के अंदर आ गया। शिवांश ने जब शिवी को अपने कैबिन में देखा तो रूम का डोर अंदर से बंद करते हुए पूछा, तुम यहाँ? शिवांश को देखकर शिवी एकदम से बड़बड़ाते हुए बोली, मैं ऐसे ही आपसे मिलने आई थी। सीरी अपने फेस की घबराहट छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर शिवांश की तीखी नजरों से वो अपने फेस के एक्सप्रेशन छुपा नहीं पाई। शिवांश ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और फिर कहा, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुई क्यों हो? और अगर मुझसे मिलने आई थी तो फिर मुझसे मिले बिना क्यों जा रही हो? एपिसोड 86। कहानी अब तक। शिवांश ने जब शिवी को अपने कैबिन में देखा तो रूम का डोर अंदर से बंद करते हुए पूछा, तुम यहाँ? शिवांश को देखकर शिवी एकदम से बड़बड़ाते हुए बोली, मैं ऐसे ही आपसे मिलने आई थी। सीरी अपने फेस की घबराहट छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर शिवांश की तीखी नजरों से वो अपने फेस के एक्सप्रेशन छुपा नहीं पाई। शिवांश ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और फिर कहा, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुई क्यों हो? और अगर मुझसे मिलने आई थी तो फिर मुझसे मिले बिना क्यों जा रही हो? अब आगे। शिवांश का सवाल सुनकर शिवी ने बड़ी मुश्किल से अपने मन की घबराहट को छुपाते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहा, शिवांश, वो आपको आने में देर हो रही थी तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ, और फिर मुझे कुछ काम भी याद आ गया तो इसीलिए बस मैं जा रही थी। कहकर शिवी ने जैसे ही डोर ओपन करना चाहा, शिवांश ने डोर पर अपना हाथ रखा और झटके से उसे बंद कर शिवी के करीब आते हुए कहा, अब आ हो गई हो तो क्यों ना साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। इस वक्त शिवांश शिवी ले बहुत ही ज्यादा करीब था। शिवी की बैक शिवांश के सीने से लगी हुई थी और शिवी इस वक्त डोर और शिवांश के बीच में खड़ी हुई थी। शिवांश अभी शिवी के चेहरे पर नजर आ रहे एक्सप्रेशन को नहीं देख सकता था, वही शिवी को शिवांश की गर्म सांसें अपनी नेक पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से शिवी को अपने दिल में एक अलग ही तरह की बेचैनी का एहसास हो रहा था। शिवी ने बड़ी मुश्किल से कहा, पर शिवांश वो,
इससे आगे शिवी कुछ कह ही पाती शिवांश ने झटके से उसे अपने सामने किया और दरवाजे से सटाते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, शुश, जाने की बात मत करना शिवी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम आज रात का डिनर कहीं बाहर चले, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों एज अ कपल कहीं बाहर नहीं गए हैं। शिवांश की बात सुनकर शिवी शिवांश की आंखों में देखती रह गई। कितना इंतजार किया था उसने इन पलों का कि वो शिवांश के साथ उसकी बीवी की हैसियत से कहीं बाहर जाए, और आज जब उस पल को जीने का वक्त आया था तो एक डर उसे इन खूबसूरत पल को जीने से रोक रहा था। शिवांश शिवी के चेहरे के करीब झुका और उसकी नेक पर अपने होठों को फेरते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा, इतना क्या सोच रही हो, अपने हस्बैंड के साथ जाना है, किसी और के साथ नहीं। कहते हुए शिवांश शिवी की साड़ी से नजर आ रही उसकी नाजुक स्लिम कमर पर अपने हाथ रख उसे बहुत ही सेंसुअल तरीके से सहला रहा था। शिवांश के इतना करीब आने से शिवी की सांसें तेज हो गई और उसके दिल की धड़कनें भी उसे बढ़ती हुई महसूस हुई। लेकिन तभी उसने शिवांश के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, शिवांश, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है तो मैं अभी घर जा रही हूँ। शिवांश ने उसके चेहरे को गौर से देखा और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। कहते हुए शिवांश ने शिवी के फोरहेड को छू कर देखा कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। शिवी ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, बस ऐसे ही थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर जाती हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं भी घर ही चल रहा हूँ, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो हम रास्ते में डॉक्टर को दिखाते हुए चलेंगे। शिवी ने कहा, नहीं ऐसी भी परेशानी नहीं है, हम घर ही चलते हैं। दरअसल शिवी तान्या की फ़ोन कॉल से इतना तो समझ ही गई थी कि तान्या उस पर नज़र रखवा रही है, तभी तो उसे पता चला था कि शिवी शिवांश से बात करने के लिए उसके ऑफिस आई है, और अगर वो शिवांश के साथ रेस्टोरेंट वगैरह जाती तो हो सकता है कि यह खबर भी तान्या को मिल जाती, और शिवी चाहकर भी शिवांश को कुछ नहीं बता सकती थी। शिवांश ने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे केबिन से बाहर ले गया। खुराना मेंशन के मेन एंट्रेंस के सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकी। एंट्रेंस पर ही खड़े गार्ड ने जल्दी से आकर गाड़ी की पिछली सीट का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही अंश ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहने गाड़ी से बाहर आया। शिवांश ने अपने कोट के बटन लगाए और अपने कदम मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वो अभी हॉल में आया ही था कि तभी स्वर्णा जी भी उन्हें हॉल में ही मिल गई, जो मेड को आज रात के डिनर के बारे में कुछ समझा रही थी। स्वर्णा जी ने जब अंश को देखा तो मुस्कुराते हुए उसके पास आए। अंश ने उन्हें हक करते हुए कहा, मॉम कैसी है आप। स्वर्णा जी ने प्यार से अंश के सिर पर हाथ फेरा और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम कैसे हो। अंश, जिसकी नजरें उधर किसी को ढूंढ रही थी, उसने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, मैं ठीक हूँ मॉम, और बाकी सब कहाँ हैं। तो स्वर्णा जी ने कहा, सभी अपने रूम में होंगे। तभी कुछ सोचकर स्वर्णा जी ने स्माइल करते हुए कहा, और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अभी सिमी के रूप में है। अंश कहा, ऑक, आई विल फ्रेशन अप एंड कम बैक, कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अंश अपने रूम में आया और उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर रखा और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे रूम में बसी हुई हीर की महक, जिसे अंश ने बहुत वक्त बाद महसूस किया था, ये भीनी भीनी महक जो अंश को अपना होश खोने पर मजबूर कर देती थी। अंश ने अपनी आंखें खोली और एक स्माइल के साथ कहा, आई मिस्ड यू सो मच बेबी, मैं तुमसे डिसअपॉइंट हूँ। मैंने सोचा था कि मेरे आते ही तुम मुझे रूम में मेरा वेट करती मिलोगी, पर तुम तो यहाँ हो ही नहीं। फिर सोफे पर बैठकर अपना एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम शायद भूल गई हो कि तुम अंश खुराना की बीवी हो। कहकर अपना फ़ोन निकाला और हीर का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से 2-3 रिंग में ही हीर ने फ़ोन पिक कर लिया। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि अंश ने अपनी भारी आवाज में उसे ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, इस मेंशन में जहां कहीं भी हो, चुपचाप रूम में वापस आओ। अंश ने हीर को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ हीर सिमी के रूप में बैठी हुई अपने फोन को एकटक देख रही थी। सिमी ने हीर का कंधा हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, भाई का फोन था ना, क्या कह रहे थे। हीर ने खोए हुए अंदाज में ही कहा, अपने रूम में बुलाया है, क्या वो वापस आ गए हैं। तभी हीर को याद आया कि अंश आज वापस आने वाला था। उसने चौंकते हुए कहा, अरे मैं भूल कैसे गई कि आज अंश वापस आने वाले थे। तो सिमी ने कहा, क्या भाई आज आने वाले थे। अरे वो तो कल सुबह आने वाले थे ना। हीर ने जल्दी से बेड से खड़े होते हुए कहा, अरे नहीं, उनका मैसेज आया था कि वो आज शाम तक लौट आएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना पता नहीं तुम्हारे भाई का गुस्सा किस लेवल तक पहुँच जाएगा। सिमी ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे सुनो तो। पर हीर रूम के बाहर की तरफ जाते हुए बोली, अब जो भी सुनना सुनाना है बाद में होगा, मैं चलती हूँ। हीर जल्दी से लगभग भागते हुए अपने रूम के सामने आकर रुकी।
इस वक्त उसकी सांसें बहुत तेज से चल रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, भगवान जी मुझे हिम्मत देना इस डेविल का सामना करने की। 4 दिन कितने सुकून से बीते मेरे, 1 दिन और रुक जाते तो क्या चल जाता। हीर ने रूम का डोर ओपन किया और जैसे ही अंदर गई पूरे रूम में इस वक्त अंधेरा था। हीर ने खुद से ही कहा, कमाल है, इन्होंने तो कहा था कि यह रूम में है, फिर अंधेरा इतना क्यों है। हीर ने अपने कदम अभी रूम में बढ़ाए ही थे तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और पीछे से उसके मुंह को कसकर बंद कर दिया। हीर की बैक अंश के सीने से लगी हुई थी और अंश का एक हाथ हीर के पेट पर था और दूसरा उसके मुंह पर। अंश की इस हरकत से हीर एकदम से घबरा गई। वो अंश की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी। दरअसल हीर घबराहट में अंश के टच को पहचान नहीं पाए। उसे लगा कि कोई अनजान उसके रूम में घुस आया है। लेकिन तभी हीर के कानों में अंश की धीमी मगर सर्द आवाज आई, तुम्हें पता था ना हीर कि मैं वापस आने वाला हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अच्छी बीवी की तरह मेरा इसी रूम में वेट करना चाहिए था। अंश की आवाज़ सुनकर हीर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। जब उसे अंश की आवाज़ आई तब उसने अंश से की पकड़ से छूटने की कोशिश करना बंद कर दिया। अंश ने झटके से उसे अपने सामने पलटा और उसकी कमर को पकड़ अपने बहुत करीब कर लिया। हीर ने अपने दोनों हाथ अंश के सीने पर रखे हुए थे और वो हैरानी से अंश की आंखों में देख रही थी। रूम में हल्की सी मध्यम पीली रोशनी बिखरी हुई थी, जिस वजह से अंश और हीर एक दूसरे का चेहरा आसानी से देख पा रहे थे। तभी रूम में एकदम से उजाला हो गया, क्योंकि अंश ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से रूम की लाइट्स ऑन कर दी थी। अंश और हीर अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अंश ने हीर की नीली झील सी खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा, बहुत मिस किया मैंने तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को, तुम्हारी इस घबराहट को। फिर हीर की नेक पर किस करते हुए, और तुम्हारे इस जिस्म की महक को, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। कहने के साथ ही अंश हीर की आंखों में देखने लगा, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। इतने वक्त के बाद अंश की छुअन, उसकी नज़दीकी, हीर को एक अलग ही एहसास से रूबरू करवा रही थी। तभी हीर को याद आया कि फ़ोन पर उसने सुना था कि अंश के रूम में कोई लड़की है, और अंश ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था। ये सोचकर हीर के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ गए। उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, भला मैं क्यों आपको मिस करने लगी, मैंने आपको बिल्कुल मिस नहीं किया। अब ये बात अलग थी कि हीर के फेस एक्सप्रेशन उसकी बातों से मैच नहीं हो रहे थे। अंश ने के गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया और कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने मुझे वाकई मिस नहीं किया। अंश की बात सुनकर हीर एकदम से चुप हो गई, क्योंकि वह चाहकर भी अंश की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसे ऐसा करना आता ही नहीं था, और वो इतना जानती थी कि अंश उसका झूठ तुरंत पकड़ लेगा। अंश समझ गया था कि हीर उसके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है कि उसने भी अंश को मिस किया था। फिर उसने झुककर हीर के होंठों के किनारे को हल्का सा अपने होंठों से छुआ और बिना उससे दूर हुए कहा, जब इतना ही मिस करती हो तो छिपा क्यों रही हो। तभी हीर ने अंश को खुद से दूर धकेला और अपने हाथ बांधकर उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई और चिढ़ते हुए बोली, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कहा ना मैंने आपको मिस नहीं किया, और आप भी झूठ मत बोलिए कि आपने मुझे मिस किया। आपके साथ तो वो थी ना रूम में, तो आपको कहाँ वक्त मिला होगा मुझे मिस करने का। अंश कुछ पल तो हीर को हैरानी से देखता रहा, क्या वाकई में हीर इस बात से जेलसी फील कर रही है। पर वो भी उसके सामने इस बात को क्लियर नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी जलन को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे बड़ा मजा आ रहा था हीर को इस तरह से परेशान करने में। उसने पीछे से आकर हीर की कमर को अपनी बाहों में भर लिया और उसे एक बार फिर से अपने करीब करते हुए उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए कहा, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, शी वॉज रियली अमेजिंग, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें मिस करने का, वैसे कुछ तो बात थी उसमें। अंश की बातें सुनकर हीर को अपने दिल में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। उसका चेहरा भी रुआंसा हो गया और उसे अंश पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने अब अंश की बाहें अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ तो जाए ना उसके पास ही, यहाँ क्यों आए हैं, और वो इतनी ही ज़्यादा आपको अमेजिंग लगती है, तो शादी भी उसी से कर लेनी चाहिए थी ना, मुझसे क्यों की। हीर बिल्कुल किसी छोटे नाराज बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी। अंश ने उसे झटके से अपने सामने किया और उसके गालों को पकड़ते हुए कहा, यस शी वॉज रियली क्वाइट अमेजिंग, आई डोंट फील लाइक लीविंग हर। उद्धरण चिन्ह। अंश ने हीर की नेक को किस करते हुए कहा, उसके जिस्म की मदहोश कर देने वाली महक, हु सेड्यूसेस मी एंड फोर्सेस मी टू कम क्लोजर टू हर। फिर हीर के होठों पर काफी सेंशुअल तरीके से अपना अंगूठा फेरते हुए उसके वो मखमली जूसी लिप्स जिन्हें बार बार टेस्ट करने की तलब मेरे होंठों को रहती है। फिर अपने हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ लाकर हीर की नाजुक कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसका हॉट फिगर, जिसे देख मैं अपनी डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, उफ व्हाट इज शी, माई विश, माई डिजायर, माई क्रेविंग, शी इज एवरीथिंग। अंश की एक एक बात हीर के गुस्से को बढ़ा रही थी।
क्योंकि उसे लग रहा था कि अंश ये सब उस लड़की के लिए कह रहा है, जबकि असलियत में अंश ये सब हीर के लिए कह रहा था। लेकिन जता ये रहा था कि वो उस लड़की के लिए ये बातें कह रहा है। अब हीर की बर्दाश्त से बाहर हो गया कि उसका पति ऐसे कैसे उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की ऐसे तारीफ कर सकता है। वो अंश की पकड़ में मचलते हुए बोली, मुझे छोड़िए अंश, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी उस गर्लफ्रेंड की तारीफें सुनने का, छोड़िए मुझे। अंश को पता नहीं था कि हीर का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, पर जो भी था अंश को बड़ा अच्छा लग रहा था। एपिसोड 87। कहानी अब तक। अपने हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ लाकर हीर की नाजुक कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए, उसका हॉट फिगर जिसे देख मैं अपनी डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। उफ, व्हाट इज शी, माई विश, माई डिजायर, माई क्रेविंग, शी इज एवरीथिंग। अंश की एक एक बात हीर के गुस्से को बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंश ये सब उस लड़की के लिए कह रहा है, जबकि असलियत में अंश ये सब हीर के लिए कह रहा था। लेकिन जता ये रहा था कि वो उस लड़की के लिए ये बातें कह रहा है। अब हीर की बर्दाश्त से बाहर हो गया कि उसका पति ऐसे कैसे उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की ऐसे तारीफ कर सकता है। वो अंश की पकड़ में मचलते हुए बोली, मुझे छोड़िए अंश, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी उस गर्लफ्रेंड की तारीफें सुनने का, छोड़िए मुझे। अंश को पता नहीं था कि हीर का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, पर जो भी था अंश को बड़ा अच्छा लग रहा था। अब आगे। हीर अंश के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर तक करने की कोशिश कर रही थी, कुछ तो गुस्से की वजह से और कुछ किसी अनजाने कारण से हीर की आंखों में नमी उतर आई थी। अंश ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब तो मान लो कि तुम्हें जलन हो रही है, वैसे तुम्हें बता दूं कि वो लड़की मेरी सेक्रेटरी और मेरी दोस्त है, तो मेरे रूम में सारे अरेंजमेंट देखने के लिए आई थी और जिसकी आवाज़ तुमने फ़ोन पर सुनी थी। हीर अपनी नज़र उठाकर अंश के चेहरे की तरफ देखने लगी, जैसे कि कन्फर्म कर रही हो कि क्या अंश वाकई में सच कह रहा है। वही अंश हीर की आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई? मुझे तो लगा था कि तुम्हें पहले काफ़ी तकलीफ हो रही थी यह सोचकर कि मैं किसी लड़की के साथ था, और यह सब जानकर तुम खुशी से उछलने लगोगी, पर यहाँ तुम्हारा इस रूखे सूखे रिएक्शन ने मेरा दिल ही तोड़ दिया है। कहते हुए अंश ने ऐसा फेस बनाया जैसे कि उसे इस बात बड़ा ही अफसोस हो रहा है। अब जाकर हीर को एहसास हुआ कि अंश कब से उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसने गुस्से से अंश के सीने पर मारते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी, और भला मुझे क्यों जलन होने लगी, आप किसी के भी करीब जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहकर हीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अंश ने हीर के गालों को पकड़कर उसका चेहरा वापस अपने सामने किया और कहा, अच्छा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि मैं किसी के भी करीब रहूं? हीर ने अपनी पलकों झपकाते हुए कहा, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंश ने एक किलर स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है, अब तुम खुद इस बात को मेरे सामने एक्सेप्ट करोगी कि तुम किसी और को मेरे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। हीर ने अंश की आंखों में देखते हुए कहा, और वो दिन कभी नहीं आएगा। कहकर हीर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंश को घूरने लगी। अंश ने हीर के फूले हुए गालों को और कसकर दबाया, जिस वजह से हीर के फ्लफी सॉफ्ट होंठ खुल गए और एक अट्रैक्टिव सा पाउट बनाने लगे। अंश को इस वक्त हीर बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। अंश में हीर के होठों की तरफ झुकते हुए एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, अब ये तो वक्त ही बताएगा मेरी जान। अंश की डिजाया भरी नजरों से आंखों को हीर के अट्रैक्टिव होंठों को देख रहा था। उसने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, कौन कहता है नशा शराब का लाजवाब होता है? जब से तुम्हारे इन जूसी लिप्स को टेस्ट किया है तब से तो शराब भी अब फीकी लगने लगी है। कहकर उसने बिना वार्निंग दिए गुलाबी होठों को मुंह में भरकर स्मूच करने लगा और उसे ऐसे ही किस करते हुए पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे दीवार से सटा दिया। अंश के अचानक ऐसा करने से हीर की आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए अंश को देखने लगी। अंश और भी ज्यादा डीपली हीर के होंठों को चूम रहा था। उसकी गर्म टंग हीर के छोटे से मुंह में अटखेलियां कर रही थी। वो उसे पैशनेट होकर किस कर रहा था, जैसे हीर के होठों से अपनी प्यास को मिटा रहा था। उसे अब जाकर एक सुकून महसूस हो रहा था। हीर की हालत जब खराब होने लगी तो वो अंश के कंधों पर मारते हुए उसे दूर करने की कोशिश करने लगी और बार बार अपना चेहरा इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश ने उसकी नाजुक गालों को बहुत ही सख्ती से पकड़ा हुआ था, इस वजह से वो अपना चेहरा हिला नहीं पा रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद हीर ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि वो अंश को रोक नहीं सकती है। कुछ देर बाद अंश ने हीर के होंठों को आज़ाद किया, पर उससे दूर होते हुए वो उसके निचले होंठ को बाइट करना नहीं भूला, जिस वजह से हीर के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। अंश के दूर होते ही हीर को अब जाकर अपनी सांस में सांस आती हुई महसूस हुई। हीर अब अंश को और भी बुरी तरह से घूरने लगी तो अंश ने एक शरारती स्माइल के साथ उसकी नोच पिंच करते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरत आंखें मुझे डराने का नहीं बल्कि मदहोश करने का काम करती है। हीर ने अंश को धक्का दिया और डोर की तरफ भागी,
पर रूम का डोर ओपन कर जैसे ही वो बाहर जाने लगी, उसने मुड़कर एक बार फिर अंश की तरफ देखा और कहा, आप बहुत बुरे हैं, बिल्कुल एक डेविल की तरह, कहकर हीर बाहर भाग गई। अंश ने अपने होंठ पर अंगूठा फेरते हुए कहा, यस आई एम योर डेविल माई एंजल, स्माइल विद हॉर्न्स। दूसरा दिन, रिया मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को कॉम्ब करते हुए खुद ही बड़बड़ाए जा रही थी। रिया, आज किसी भी हालत में लेट नहीं होना है। तेरे बॉस पर तेरा फर्स्ट इंप्रेशन एकदम झक्कास होना चाहिए, ताकि वो भी कहे सेक्रेटरी हो तो रिया ठाकुर जैसी, वरना होनी ही नहीं चाहिए। रिया ने इस वक्त एक वाइट कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो वाकई में काफी स्टनिंग लग रही थी। रिया ने एक बार खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और खुद की ही बलया लेते हुए कहा, हाय, क्या लग रही है तू, एकदम टिप टॉप। तभी ड्रेसिंग पर ही रखा हुआ रिया का फोन रिंग करने लगा। रिया ने फोन उठाया और देखा उस पर निखिल का नंबर शो रहा था। रिया ने फोन पिक कर अपने कान पर लगा लिया और कहा, हेलो, क्यों सुबह सुबह याद कर रहा है मुझे निखिल। दूसरी तरफ से निखिल ने कहा, तुझे एक गुड न्यूज़ सुनाने के लिए मैंने तुझे कॉल किया है, अब तू बोले तो मैं सुनाऊं। रिया ने कहा, हाँ तो सुनाना, वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, जल्दी बता क्या गुड न्यूज़ है। तो निखिल ने कहा, मेरी कंपनी में तेरे लिए एक जॉब है, अब तुझे अपनी पुरानी कंपनी में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिया ने बड़े एटीट्यूड से कहा, अब मुझे तेरी जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी जॉब अपने पास रख निखिल, क्योंकि जब कहा था तब तूने साफ ना कर दिया, और वैसे भी अब तो मैं अपने बॉस की न्यू सेक्रेटरी बन गई हूँ। तो निखिल ने कहा, सोच ले रिया, तुझे वाकई में जॉब आपकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि फिर मैं ये जब किसी और को दे दूंगा। रिया ने बेफिक्री से जवाब दिया, बिल्कुल मुझे अब तेरी जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे जिसे ये जॉब देनी है दे दे। अच्छा अब मुझे लेट हो रहा है, मैं फ़ोन रखती हूँ, कहकर रिया ने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एक बार फिर से खुद को मिरर में देखकर जल्दी से अपना फ़ोन और पास उठाकर रूम से बाहर निकल गई। ये जल्दी से भागते हुए अपने ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर आई थी कि तभी उसे सामने से राजीव उसी की तरफ आता हुआ नजर आया। राजीव ने जब रिया को देखा तो उसकी तरफ आते हुए बोला, रिया क्या कर रही हो, पहले दिन इतना लेट कर रही हो, चलो अब। रिया ने उसके साथ चलते हुए ही पूछा, बॉस पहुंच चुके हैं क्या। तो राजीव ने कहा, नहीं बस 5 मिनट में पहुंचते ही होंगे, पर उससे पहले मैं तुम्हें सब काम समझा देता हूं, चलो। कुछ देर बाद रिया और राजीव दोनों ही एक केबिन के बंद डोर के बाहर खड़े हुए थे। राजीव ने रिया को फाइल देते हुए कहा, इस फाइल में आज के शेड्यूल की सारी डिटेल है, ये सब शेड्यूल तुम्हें बॉस को बताना होगा, और जो काम मैंने तुम्हें बताया है वो सभी तुम्हें करने होंगे। आज के बाद उनके सारे पर्सनल काम तुम्हें देखने हैं, और हाँ, उन्हें शिकायत का कोई मौका मत देना, क्योंकि हमारे बॉस बहुत शॉर्ट टेम्पर पर है। रिया ने स्माइल करते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो राजीव, तुम तो जानते ही हो मैं कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, और अपनी जिम्मेदारियां भी कितनी सिंसियर तरीके से संभालती हूँ। राजीव ने उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा, हाँ वो तो मैंने देखा है, अब बातें मत बनाओ और अंदर जाओ, मुझे कुछ और काम है, मैं जा रहा हूँ। कहकर राजीव वहां से चला गया। रिया ने एक बार अपने कपड़ों को ढंग से सही किया और अपने फेस पर एक प्यारी स्माइल चिपकाए रूम का डोर ओपन कर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जब उस ऑफिस को देखा तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। वो मन ही मन बोली, वाह यार, ये केबिन ऐसा तो नहीं था, इसका इंटीरियर तो बिल्कुल बदल गया है, ये पहले से भी ज़्यादा स्पेशियस और काफ़ी लग्जरी लग रहा है, मानना पड़ेगा हमारे बॉस की चॉइस है लाजवाब। फिर खुश होते हुए खुद से ही बोली, वैसे अगर चॉइस लाजवाब नहीं होती तो भला मुझे अपनी सेक्रेटरी क्यों चूज करते। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां पर कोई चेयर पर उसकी तरफ बैक किए हुए बैठा हुआ था। रिया समझ गई कि यही उसके न्यू बॉस है। हालांकि रिया को उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी चेयर दूसरी तरफ की हुई थी, तो रिया के सामने सिर्फ उस चेयर की बैक नजर आ रही थी। रिया जल्दी से डेस्क के सामने जाकर खड़ी हो गई और बहुत ही पोलाइट वे में बोली, गुड मॉर्निंग सर, मैं हूँ रिया ठाकुर, आपकी न्यू सेक्रेटरी, आज से आपके सारे पर्सनल काम मैं संभालूंगी। तभी एक भारी और रौबीली आवाज रिया के कानों में आई, रिया ठाकुर, तुम्हें मेरे असिस्टेंट ने बता ही दिया होगा कि मुझे अपना सारा काम परफेक्ट तरीके से पसंद है। उस आवाज सुनकर रिया कुछ पल के लिए तो सोच में पड़ गई, यह आवाज मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। नहीं नहीं, यह उसकी आवाज तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। फिर रिया ने स्माइल करते हुए कहा, यस सर, मुझे राजीव ने सब कुछ बता दिया है और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आपको शिकायत का एक ही मौका नहीं दूंगी। तभी वो कुर्सी एकदम से रोल हुई और उस चेयर पर बैठे हुए शख्स ने रिया को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा रिया ठाकुर, कि मुझे शिकायत का एक मौका मत देना। वही चेयर पर बैठे हुए शख्स को देखकर रिया के मुंह से सदमे से एक चीख निकली, आहे, और कुछ पल के लिए तो रिया पूरी तरह से ब्लैंक होकर सामने देख रही थी।
जैसे वो विश्वास न कर पा रही हो कि वो जो देख रही है क्या वो सच है या उसका वहम, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं साक्षात विराज सिंघानिया बैठा हुआ था जो एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। विराज अपनी चेयर से खड़ा हुआ और रिया के पास आकर डेस्क से टेक लगाए अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले रिया की तरफ देखने लगा। वही रिया अभी भी सदमे की हालत में खड़ी हुई चेयर की तरफ ही देख रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब विराज उसके पास आकर खड़ा हुआ है और एक शैतानी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा है। विराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, रिया ठाकुर, क्या हुआ, सदमा लगा? अब तो तुम्हें ऐसे सदमे रोज लगने वाले हैं, क्योंकि अब तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी जो हो। रिया ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही खड़ी हुई चेयर की तरफ ही देख रही थी। विराज ने उसके चेहरे के आगे एक चुटकी बजाते हुए कहा, होश में आओ रिया ठाकुर, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ देखना है। इतनी जल्दी अपने होश खो दोगी तो कैसे काम चलेगा? विराज के ऐसा करने से रिया एकदम से अपने होश में आए और हैरानी से विराज की तरफ देखने लगी। विराज ने एक बार फिर एविल स्माइल के साथ कहा, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रिया ने अब गुस्से से कहा, तुम मेरे बॉस नहीं हो सकते, है ना? बोलो कि यह सब झूठ है, सच सच बताओ हमारे बॉस कहाँ हैं? जरूर तुमने ही उन्हें किडनैप करवाया होगा, तुम गुंडे कहीं के, तुम्हें और आता ही क्या है लोगों को किडनैप करके ले जाना। तुम भला मेरे बॉस कैसे हो सकते हो? रिया जो भी अनाप शनाप मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। वही विराज ऐसे जता रहा था जैसे उसे उसकी इस पागलपंती वाली बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। विराज ने अपना सिर नीचे किया और एक हंसी हंसते हुए कहा, लगता है सदमा कुछ ज्यादा ही गहरा लगा है तुम्हें। फिर तिरछी नजरों से रिया की तरफ देखते हुए कहा था, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी हेल बना दूंगा। कहते हुए विराज के फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। तो रिया ने भी उसी टोन में कहा, मेरी लाइफ को हेल तो तब बनाओगे ना जब मैं यहाँ जॉब करूंगी। नहीं करनी मुझे तुम्हारी जॉब, मैं आज ही तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करती हूँ। कहकर रिया जैसे ही मुड़कर वहां से जाने लगी, विराज ने उसे रोकते हुए कहा, बस यही हिम्मत है तुम्हारे अंदर? वो तो मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारे अंदर मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। तुम बस बातें बनाना जानती हो। जाओ, बेशक तुम चली जाओ यहाँ से, लेकिन जाने से पहले एक बार इसे तो देखती जाओ। विराज की बात सुनकर रिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो विराज ने अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ पेपर्स को उसके सामने लहराते हुए कहा, ये है तुम्हारी कैद का एग्रीमेंट रिया ठाकुर, जिसे तुमने खुद अपने हाथों से साइन किया है। एपिसोड 88। कहानी अब तक। विराज ने तिरछी नजरों से रिया की तरफ देखते हुए कहा था ना कि तुम्हारी पूरी जिंदगी हेल बना दूंगा। कहते हुए विराज के फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। तो रिया ने भी उसी टोन में कहा, मेरी लाइफ को हेल तो तब बनाओगे ना जब मैं यहाँ जॉब करूंगी। नहीं करनी मुझे तुम्हारी जॉब, मैं आज ही तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करती हूँ। कहकर रिया जैसे ही मुड़कर वहां से जाने लगी, विराज ने उसे रोकते हुए कहा, बस यही हिम्मत है तुम्हारे अंदर? वो तो मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारे अंदर मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। तुम बस बातें बनाना जानती हो। जाओ, बेशक तुम चली जाओ यहाँ से, लेकिन जाने से पहले एक बार इसे तो देखती जाओ। विराज की बात सुनकर रिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो विराज ने अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ पेपर्स को उसके सामने लहराते हुए कहा, ये है तुम्हारी कैद का एग्रीमेंट रिया ठाकुर, जिसे तुमने खुद अपने हाथों से साइन किया है। अब आगे। रिया ने एक नज़र विराज के हाथ में पकड़े हुए एग्रीमेंट पेपर की तरफ देखा। उसे याद आया कि ये पेपर्स उसने खुद साइन किए थे, वो भी बिना पड़े जल्दबाजी में। रिया ने अपने कदम एक बार फिर से विराज की तरफ बढ़ा दिए। विराज अभी भी अपने हाथ में पेपर्स को लिए खड़ा था। रिया ने गुस्से से विराज को घूरा और फिर उन पेपर की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही रिया ने उस एग्रीमेंट पेपर को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, विराज ने उन पेपर्स को रिया की पकड़ से दूर करते हुए कहा, सोचना भी मत रिया ठाकुर कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इन पेपर्स को बर्बाद करने दूंगा। रिया, जिसका हाथ उस पेपर्स को पकड़ने के लिए हवा में ही रह गया था, उसने अपने हाथ की कसकर मुठियां बांधी और फिर विराज की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इन पेपर्स की वजह से तुम मुझे आगे चलकर मुझे परेशान कर सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। विराज ने कुछ पल तक रिया की तरफ बिना किसी भाव के देखा और फिर उन पेपर्स के पन्ने पलटते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पेपर्स के जरिए ही मजबूर करूंगा, है ना? रिया ने चिढ़ते हुए कहा, और तुम जैसे लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? विराज ने उन पेपर्स को डेस्क पर पटका और उसके सामने सीधा खड़े होकर अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, तो ठीक है, उठाओ पेपर्स और अपने हाथों से इन्हें फाड़ दो। रिया ने पहले अजीब नजरों से विराज की तरफ देखा और मन ही मन कहा, ये इंसान वाकई में पागल है या फिर मुझे पागल बना रहा है। अभी तो खुद ही ये पेपर मेरे हाथ में देना नहीं चाहता था और अब खुद कह रहा है कि मैं इस पेपर को उठाकर फाड़ दूं। रिया ने फिर खुश होते हुए सोचा, हाँ तुम मुझे क्या, बढ़िया ही है ना ही ये पेपर्स होंगे और ना ही मुझे मजबूरी में ये जॉब करनी पड़ेगी।
रिया ने जल्दी से वो पेपर्स डेस्क से उठाए और जैसे ही उन्हें फाड़ने ही वाली थी तभी विराज ने उसे टोकते हुए कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, कहीं बाद में तुम्हें लेने के देने नहीं पड़ जाए। रिया जो उन पेपर्स को फाड़ने ही वाली थी, अचानक से उसके हाथ वहीं रुक गए और वो फिर से विराज की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। विराज ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, इस एग्रीमेंट को अगर तुम कैंसिल करती हो तो इसकी एवज में तुम्हें हमारी कंपनी को 2 करोड़ रुपए पे करने होंगे, वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। और यह मैं नहीं, यह एग्रीमेंट कह रहा है जिस पर तुमने खुद साइन किया था। 2 करोड़ की रकम सुनकर रिया का मुंह खुला की खुला रह गया। क्या 2 करोड़? रिया ने गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा, जब मैं ये पेपर्स ही फाड़ दूंगी तो भला ये एग्रीमेंट भी कैसे रहेगा? विराज ने एक मखौल उड़ाने वाली हंसी के साथ कहा, तुम्हारी शक्ल से ही लगता है कि तुम निहायती बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इस एग्रीमेंट की एक ही कॉपी होगी? विराज की बात सुनकर अब रिया को जाकर अपने सवाल का जवाब मिला कि इतनी आसानी से विराज इस पेपर फाड़ने के लिए क्यों कह रहा था। रिया ने उन पेपर को अपने हाथों में पकड़कर गुस्से से मरोड़ते हुए कहा, आखिर चाहते क्या हो तुम विराज सिंघानिया? विराज ने रिया के गुस्से से भरे चेहरे को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हें अपने कदमों में झुकता हुआ देखना चाहता हूँ मैं रिया ठाकुर, क्योंकि तुमने जितनी बदतमीजी मेरे साथ की है ना, तो तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। वैसे भी आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे नज़र मिलाकर बात तक कर सके, लेकिन तुम जब जब मेरे सामने आए हो हर बार तुमने मुझे चैलेंज किया है। चाहता तो खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा देता, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारी बदतमीजी की यह सजा भी कम है। तो क्यों ना बेहतर हो कि तुम्हारी जिंदगी ही हेल बना दूं, ताकि हर पल तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुमने विराज सिंघानिया से टकराने की जुर्रत की है। रिया को अब विराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, तुम जैसे घटिया आदमी से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? विराज का ये सुनना था कि उसका पारा हाई हो गया। जहां किसी की उसके सामने आवाज नहीं निकलती थी वहां रिया उसे कुछ भी सुना देती थी। उसने गुस्से से रिया के गले पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए सोफे पर गिरा दिया। वही रिया विराज के अचानक ऐसा करने से पहले तो एकदम शॉक्ड हो गई, फिर वो विराज के हाथ को अपने गले से हटाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि विराज के सख्त हाथों की पकड़ की वजह से रिया को अपने गले में दर्द हो रहा था। वही विराज ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहा नहीं है तो तुम्हारी जबान अपनी औकात से ज्यादा चलने लगी है। याद रखना, तुम्हारे सामने एक इंसान नहीं एक शैतान है, जो अपनी पर आ गया तो तुम्हारी सांसें बंद करने में पल भी नहीं लगाएगा। रिया को तो अब वाकई में लग रहा था कि ये विराज नाम का शैतान उसकी सांसें बंद करने के बाद ही उससे दूर होगा। सांस न ले पाने का कारण और दर्द की वजह से उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। विराज ने झटके से उसकी गर्दन को छोड़ा और उसके सामने ही किसी किंग की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठ गया। रिया सीधी बैठते ही जोर जोर से खांस रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो खांसते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, किस शैतान से पाला पड़ गया। लोगों की कुंडली में राहु केतु विराजमान होते हैं, मेरी कुंडली में ये विराज नाम का शैतान आकर बैठ गया है। रिया अभी मन ही मन विराज को गालियां दे ही रही थी कि विराज की रोबीली आवाज उसके कानों में आई, अगर तुम्हारी सांसें दुरुस्त ही गई हो तो जाकर उन पेपर्स को उठाकर लाओ और मेरे सामने बैठकर उसमें लिखी सभी कंडीशन को पढ़ो। रिया ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा तो विराज ने इस बार तेज आवाज में कहा, जो कहा है वो करो जल्दी। विराज का ये कहना था कि रिया बड़ी फुर्ती से सोफे से उठी और फर्श पर गिरे पेपर्स को उठाकर वापस आकर सोफे पर बैठ गई। रिया ने एक नज़र विराज की तरफ देखा जो अभी भी उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे खा ही जाएगा। फिर वो पेपर्स को एक एक करके देखने लगी और उसमें लिखी कंडीशन को पढ़ने लगी। लेकिन वो जैसे जैसे पेपर्स के पन्ने पलटने लगी उसके फेस पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन नजर आने लगे। रिया गुस्से से सोफे से खड़ी हुई और विराज पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने मुझे अपनी सेक्रेटरी बनाया है कि आया? ये सब क्या है? सुबह तुम्हारे ब्रेकफास्ट से लेकर तुम्हारे डिनर तक का सारा ध्यान मुझे रखना है। और ये क्या है कि सुबह तुम्हें जगाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, और बाकी के तुम्हारे घर और ऑफिस के भी सारे काम मुझे ही करने होंगे। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? विराज ने खड़े होते हुए कहा, तुम्हारा बॉस। फिर रिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, और ये बात तुम भी याद रखो कि अब तुम्हारी सुबह से लेकर रातें मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हुए बीतेंगी, और अगर मुझे मेरा काम परफेक्ट नहीं मिला तो फिर मेरी सजा के लिए भी रेडी रहना। कहते हुए विराज उसके काफी करीब आ गया था, जिस वजह से पीछे जाने के चक्कर में रिया सीधा सोफे पर जाकर गिर गई। विराज ने सोफे पर अपना एक पैर रखा और अपनी एक बांह अपने घुटने पर रखते हुए रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, अब जहां तक है तुम्हें मेरी बात समझ आ ही गई होगी तो अब लग जाओ अपने काम पर। फिर रिया की चिन पर अपनी एक उंगली रख उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
और आज के बाद तुम मुझे सर कहकर पुकारोगी, क्या कहोगी? कहकर विराज ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए जैसे इशारे से उससे पूछा कि मेरी बात का जवाब दो। रिया ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, सर। रिया की बात सुनकर विराज ने उसे एक एविल लुक दिया और वहां से हटकर अपनी चेयर की तरफ बढ़ गया। रिया उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, कमीना कहीं का, ये क्या समझता है कि ये मेरी जिंदगी हेल बनाएगा? जिंदगी तो मैं इसकी झंड करूंगी, मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये खुद मेरे सामने गिड़गिड़ा कर कहेगा, रिया जी, मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूँ, प्लीज ये जॉब छोड़ दो। सोचकर ही रिया को हंसी आ गई। वहीं विराज जो अपनी रोलिंग चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप ओपन कर कुछ काम करने ही वाला था कि रिया के हंसने की आवाज सुनकर उसने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा जैसे वह किसी अजीब ही बंदी को देख रहा हो। विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लगता है सदमे ने सीधा दिमाग पर असर किया है। फिर रिया से कहा, अगर तुम्हारे ये ख्याली पुलाव खत्म हो गए हो तो जाकर मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। रिया जो अपने ही सपनों की दुनिया में थी अचानक ही होश में आए और फिर विराज की तरफ देखकर एकदम से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? तो विराज जो अपने लैपटॉप में देखकर कुछ टाइप कर रहा था, उसने बिना रिया की तरफ देखे हुए कहा, मुझे बार बार बात रिपीट करना पसंद नहीं है, चुपचाप मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। रिया बेमन से सोफे से उठी और केबिन से बाहर चली गई। रह रहकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों एक्साइटमेंट की वजह से उसने पेपर रीड नहीं किए। कुछ देर बाद मीटिंग रूम में राजवीर खुराना और विराज सिंघानिया दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों के ही फेस एक्सप्रेशन इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहे थे। राजवीर जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हें हीर को इन सब के बीच में लाने की क्या जरूरत थी विराज? तुम जानते हो ना हीर हमारे घर की बहू है। विराज ने लापरवाही से कहा, तो क्या आप यहाँ पर अपने बेटे और बहू की तरफदारी करने आए हैं मिस्टर खुराना? राजवीर जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, यहाँ मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है और अब इस बात को इतना ज्यादा मत बढ़ाओ। राजवीर खुराना की बात सुनकर विराज अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और वो अपने होंठ भींचते हुए जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने वापस राजवीर खुराना की तरफ देखा और कहा, बात तो आपके बेटे ने काफी वक्त पहले ही बढ़ा दी थी मिस्टर खुराना, इस बात का ब्लेम आप मुझ पर मत डालिए। राजवीर जी ने बहुत ही शांतिपूर्ण लहजे में उसे समझाते हुए कहा, देखो विराज, मैंने इस बारे में अंश से भी बात की है और मैं जानता हूं कि अंश की वजह से तुम्हारी कंपनी को काफी लॉस उठाना पड़ा है। तो अब मैंने तय किया है कि वो चारों प्रोजेक्ट जो अंश ने तुम्हारी कंपनी से छीने थे, अब उस पर तुम और अंश दोनों पार्टनरशिप के तौर पर काम करोगे। विराज ने हैरानी से राजवीर की तरफ देखा और कहा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया मिस्टर खुराना कि मैं इस बात से एग्री करूंगा? और जहां तक बात रही मेरी कंपनी को लॉस उठाने की, तो यह आप भी जानते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन 4 प्रोजेक्ट के खोने का। और आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? क्या मैं आपके पास इस बात की शिकायत लेकर आया था? राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा, तुम कुछ कहो या ना कहो विराज, पर मुझे सभी का ख्याल है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे और अंश के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इन दूरियों को बढ़ाने में कोई समझदारी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम दोनों यहीं रुक जाओ। विराज ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे इन दूरियों को खत्म करने का कोई शौक नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, और बेहतर होगा कि आप मेरे और अंश के बीच में ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अंश की वजह से आपकी डिसरिस्पेक्ट करूं। विराज की बात सुनकर राजवीर स्माइल के साथ कहा, तो चलो, तुमने इतना तो माना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो है, तो इस रिस्पेक्ट के लिए ही कह रहा हूँ कि मेरी बात मान लो और उन प्रोजेक्ट पर खुराना अंपार के साथ पार्टनरशिप के तौर पर काम करो। विराज ने अपनी आंखें छोटी कर उन्हें देखा और पूछा, तो क्या आपका वो बददिमाग बेटा इस बात के लिए एग्री हो गया है? राजवीर जी ने कहा, उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उसका बाप हूँ और अपनी बात उससे कैसे मनवानी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। कहकर राजवीर अपनी जगह से खड़े हुए और कहा, चलता हूँ, कल ही खुराना अंपार आकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देना। विराज ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, मैं नहीं आऊंगा। राजवीर जी जो अभी दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे, उन्होंने मुड़कर विराज की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है तुम जरूर आओगे विराज, तुम मेरी बात टाल ही नहीं सकते हो। कहकर राजवीर जी केबिन से बाहर निकल गए। वहीं विराज ने गुस्से से डेस्क पर अपना हाथ मारते हुए कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी वजह से मैं उस अंश खुराना को छोड़ दूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अंश खुराना को अपने घुटनों पर लाकर रहूंगा मैं, इसके लिए चाहे मुझे हीर का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, क्योंकि इतना तो मैं जान चुका हूं कि हीर अंश के लिए क्या मायने रखती है। एपिसोड 89 कहानी अब तक। राजवीर जी ने कहा, उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उसका बाप हूँ और अपनी बात उससे कैसे मनवानी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। कहकर राजवीर अपनी जगह से खड़े हुए और कहा, चलता हूँ, कल ही खुराना अंपार आकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देना।
विराज ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, मैं नहीं आऊंगा। राजवीर जी जो अभी दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे, उन्होंने मुड़कर विराज की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है तुम जरूर आओगे विराज, तुम मेरी बात टाल ही नहीं सकते हो। कहकर राजवीर जी केबिन से बाहर निकल गए। वहीं विराज ने गुस्से से डेस्क पर अपना हाथ मारते हुए कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी वजह से मैं उस अंश खुराना को छोड़ दूंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। अंश खुराना को अपने घुटनों पर लाकर रहूंगा मैं, इसके लिए चाहे मुझे हीर का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, क्योंकि इतना तो मैं जान चुका हूं कि हीर अंश के लिए क्या मायने रखती है। अब आगे शिवी अपने रूम की बालकोनी में झूले पर अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी और उसने अपना सिर पीछे की तरफ टिकाया हुआ था। जब से शिवी तानिया से मिलकर आई थी तब से वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। शिवांश को भी शिवी की परेशानी नजर आ रही थी और उसने कई बार इसका कारण भी उससे जानना चाहा, पर शिवी ने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया था। शिवी ने इस वक्त आंखें भले ही बंद की हुई थी पर उसके जहन में बार बार तानिया की बातें ही घूम रही थी। तभी उसके बगल में ही रखे हुए फोन में नोटिफिकेशन की टोन सुनाई दी। शिवी ने अपनी आंखें खोली और तिरछी नजर से अपने बगल में पड़े हुए फोन की तरफ देखा। फिर उसने अपना फोन उठाकर उसकी स्क्रीन पर उस नोटिफिकेशन को चेक किया, लेकिन जैसे ही उसने उस नोटिफिकेशन को ओपन किया तो उसकी आंखें हैरानी और डर से एकदम से फैल गई और उसके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसे उम्मीद भी ना हो। अचानक ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन छूटकर नीचे गिर गया और उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, दो प्लीज, आप उसके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। तभी शिवी ने जल्दी से नीचे पड़े हुए अपने फोन को उठाया और तान्या का नंबर डायल कर दिया। तान्या ने 2-3 दिन के बाद ही फोन पिक कर लिया। शिवी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, तान्या दी, ये सब क्या है और आप ऐसा कैसे कर सकती है। तभी सामने से तान्या के हंसने की आवाज आई। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम अच्छे से जानती हो शिवी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हारा ये सवाल पूरी तरह से फिजूल है कि मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। फिलहाल तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, चुपचाप वहां आ जाओ, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा न करूँ। शिवी ने झूले से खड़े होते हुए कहा, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए। कहकर शिवी ने जल्दी से अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। अभी शिवी रूम में आए ही थी कि तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन की टोन आई। शिवी ने वो नोटिफिकेशन चेक किया। तानिया ने उसे उस जगह की लोकेशन सेंड की थी जहां पर उसे आने के लिए तानिया ने कहा था। शिवी की पकड़ अपने फोन पर कस गई और उसने खुद से ही कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। कुछ सोचकर शिवी हड़बड़ाहट में रूम से बाहर निकल गई। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मेंशन के बाहर निकली ही थी कि तभी वो सामने से आ रहे किसी शख्स से एकदम से टकरा गई। शिव ने उस शख्स के चेहरे की तरफ नहीं देखा और हड़बड़ाहट में ही उसे सॉरी बोलकर आगे बढ़ गई। शिवी अपनी गाड़ी के पास आई तो ड्राइवर जो वहीं खड़ा हुआ था वो एकदम अलर्ट हो गया और बोला, मेम साहब चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको कहाँ जाना है। शिवी ने कहा, नहीं रमेश तुम रहने दो, गाड़ी मैं खुद ले जाऊंगी। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद शिव की गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। शिवी जल्दी से गाड़ी से बाहर आए और भागते हुए फार्म हाउस के अंदर गई। बाहर गार्डन में ही उसे तान्या एक चेयर पर बैठी हुई अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक की सिप लेते हुए नजर आई। शिवी को अपनी तरफ आते देख तान्या के होठों पर एक शातिराना स्माइल आ गई और उसने खुद से ही कहा, आखिर तुम यहाँ आ ही गई, वो तो तुम्हें आना ही था, क्योंकि तुम्हारी अभी भी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा कहा टाल सको। शिवी भागते हुए तान्या के सामने आकर खड़ी हो गई और हौंफते हुए बोली, दी क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पर, और वो वीडियो सेंड करने का आपका क्या मतलब था, क्यों कर रही है आप ऐसा। तान्या ने शिवी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने ग्लास को टेबल पर रख चेयर से खड़ी हुई। वो शिवी के सामने खड़े होते हुए बोली, मुझे ये सब करने के लिए भी मजबूर तुम कर रही हो शिवी, क्योंकि तुम वो नहीं कर रही हो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। शिवी ने परेशान होते हुए कहा, दी आप जो मुझे करने के लिए कह रही है उसके लिए शिवांश कभी राजी नहीं होंगे, और अब आप भी जानती हैं कि वो आपके साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो बताएं मैं ऐसा। इससे पहले कि शिवी आगे कुछ कहती तभी तान्या ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दरअसल जब शिवी बात कर रही थी उसी वक्त तान्या की नज़र शिवी की नेक पर बने लव बाइट के निशान पर गई, जिसे देखकर तान्या अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने गुस्से में एक जोर का थप्पड़ शिवी के मुंह पर मार दिया। इतने सालों को रिलेशनशिप के बाद भी शिवांश कभी तान्या के करीब नहीं आया था और उनके बीच आज तक एक किस तक नहीं हुई थी। जा एक आध बार शिवांश ने तान्या के फॉरहेड पर किस जरूर किया था, पर तान्या को शिवांश से इससे भी ज्यादा चाहिए था। वो शिवांश के लिए पूरी तरह से पागल थी।
पर जब से उसे पता चला था कि शिवांश ने वो रात उसे छोड़कर शिवी के साथ बिताई थी, तब से ही वो गुस्से से बौखलाई घूम रही थी। शिवी अपने गाल पर हाथ रखे हैरानी से तानिया को देख रही थी। वहीं तानिया ने गुस्से से शिवी के बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम फिर से मेरे शिवांश के करीब गई, तुम्हें मना किया था ना कि तुम उसके करीब नहीं जा सकती हो। तानिया ने शिवी के बालों को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि शिवी को अपने बालों में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिस वजह से उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। फिर भी वो बड़ी मुश्किल से तानिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, तानिया दी, शिवांश मेरे पति है और आप खुद ही सोचिए मैं उन्हें कैसे अपने पास आने से रोक सकती हूँ। तानिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरे सामने यह मासूम बनने का नाटक मत करना शिवी, क्योंकि मैं हमेशा से जानती थी कि तुम्हारी नज़र मेरे शिवांश पर हमेशा से थी और तुम उसे पाना चाहती थी। लेकिन एक रात उसके साथ बिताकर तुमने क्या सोचा कि तुमने उसे पा लिया? याद रखना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं अपनी पर आ गई ना, उस दिन तुम और तुम्हारा वो आरू दोनों ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे। कहकर तानिया ने गुस्से से शिवी का सिर टेबल पर जोर से मारा, जिससे शिवी का सिर एक पल के लिए तो घूम ही गया और उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा नजर आने लगा। वो अपने सिर पर हाथ रखे वही नीचे घास पर ही घुटनों के बल बैठ गई। तानिया ने उसे नफरत से देखते हुए कहा, उस दिन भी मैंने तुम्हें वार्न किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे उस आरू के साथ वो सब किया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे सीरियसली ले ही नहीं रही हो, इसीलिए इस बार मुझे कुछ बड़ा करना होगा। ये सुनते ही शिवी घुटनों के बल तानिया के सामने बैठ गई और अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दिया आपको मुझे जितना परेशान करना है, जितना मुझे टॉर्चर करना है कीजिए, पर प्लीज आरू को कुछ मत कीजिए, वो पहले ही बहुत बीमार है। आप जानती है ना कि आरू मेरे लिए क्या है? तानिया ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, जानती हूँ कि आरू तुम्हारे लिए क्या है, इसलिए तो इतने सालों तक उसे तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया है मैंने, ताकि तुम्हें हमेशा अपने पैरों तले रौंद सकूं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे शिवी, बेइंतहा नफरत। तानिया की जहर बुझी बातों को सुनकर शिवी अपना सिर झुकाए रोने लगी और रोते हुए ही बोली, तो आप अपनी नफरत मुझ पर निकालिए, न कि मेरे आरू पर। वो मासूम है और बीमार भी, आप प्लीज उसके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं शिवांश को आपको वापस लौटाऊंगी और मैं खुद आरू को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ताकि शिवांश कभी भी हमें ढूंढ ना पाए। तानिया ने एक बार फिर उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, वो तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि अब सिर्फ यही रास्ता है कि तुम अपने उस बीमार भाई को लेकर मेरी और शिवांश की दुनिया से बहुत दूर चली जाओ, क्योंकि बहुत रह ली तुम मेरे शिवांश के साथ, पर मैं तुम्हें और उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शिवी ने तानिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर मैं चाहूंगी तब भी मैं शिवांश से दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, शिवांश मुझे ढूंढ ही लेंगे। तानिया ने किसी साइको की तरह हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसा है क्या? तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ही खत्म कर देती, न तुम इस दुनिया में रहोगी और ना ही शिवांश तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर तो मेरी भी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना। कहकर उसने गुस्से से शिवी को एक बार फिर से धकेला, पर शिवी नीचे नहीं गिरी बल्कि किसी शख्स के मजबूत सीने से जा टकराए। शिवी ने अपना सिर उठाकर उस शख्स की तरफ देखा और उसे देखकर शिवी की आंखें हैरानी और शौक से एकदम बड़ी हो गई। तानिया जो गुस्से और नफरत भरी नजरों से शिवी को देख रही थी, सामने खड़े शख्स को देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं हमारा डेविल अंश खुराना खड़ा था, जो अपने जलती नजरों से तानिया को ऐसे देख रहा था जैसे अपन गुस्से की आग में उसे जलाकर भस्म ही कर देगा। कुछ देर पहले खुराना मैंशन। अंश की गाड़ी खुराना मैंशन के बाहर आकर रुकी। अंश गाड़ी से बाहर आया और अपनी गाड़ी की चाबी को अपनी उंगली में घुमाते हुए मैंशन के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई शिवी पर गई। शिवी को देखकर ही लग रहा था कि वो जल्दबाजी में कहीं जा रही है। उसे देखकर अंश को थोड़ा उस पर डाउट हुआ कि आखिर शिवी किस बात से इतना परेशान है। शिवी इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में थी कि उसने सामने खड़े अंश को देखा ही नहीं और वो उससे टकरा गई। लेकिन उसने अंश को देखे बिना ही उसे सॉरी कहा और वहां से बाहर निकल गई। अंश ने मुड़कर शिवी को जाते हुए देखा और उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, शिवी रुक जाओ। लेकिन शायद शिवी किसी और ही ख्यालों में गुम थी, इसीलिए उसने अंश की आवाज नहीं सुनी और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। अंश ने अपनी आंखें छोटी कर उसे जाते हुए देखा और सोचा, इसे क्या हुआ है, ये ऐसे कहाँ जा रही है। अंश ने भी अपने कदम वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए और जल्दी से वो गाड़ी में बैठकर शिवी की गाड़ी के पीछे चला गया। उसने जब शिव की गाड़ी का पीछा किया तो देखा कि शिवी की गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी है। अंश इस फार्म हाउस को पहचानता था, ये मिस्टर माथुर का ही फार्म हाउस था। शिवी शायद फार्म हाउस के अंदर चली गई थी,
अंश ने शिवी की गाड़ी को देखते हुए सोचा, शिवी यहाँ क्या करने आए हैं? क्या वो मिस्टर माथुर से मिलने के लिए यहाँ आया है? और अगर ऐसा है तो वो इतना परेशान क्यों थी? फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब ये तो पता लगाना पड़ेगा। सोचकर वो गाड़ी से बाहर निकला और उसने भी अपनी कदम फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन जब वो फार्म हाउस के अंदर आया तो सामने की तरफ देखकर उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसकी आंखों में जैसे गुस्सा उतर आया था। उसने सामने ही तान्या को शिवी को टॉर्चर करते हुए देख लिया था। तान्या का बिहेव शिवी के प्रति ऐसा देखकर अंश की मुठिया गुस्से से कस गई और उसने अपने कदम तान्या की तरफ बढ़ा दिए। तान्या को तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसकी तरफ कितना बड़ा खतरा बढ़ा चला आ रहा है। वही तान्या ने जब शिवी को धकेला था तो इससे पहले किसी की शिवी नीचे गिरती शिवांश ने उसे पकड़ गिरने से बचा लिया और गुस्से से तान्या को घूरने लगा। अंश ने एक नज़र शिवी के चेहरे की तरफ देखा। शिवी की आंखें रोने से पूरी लाल पड़ गई थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। शिवी ने कांपती कही हुई आवाज में कहा, अंश आप यहाँ। कहकर शिवी अंश से थोड़ा दूर खड़ी हो गई। अंश ने अब तान्या को घूरते हुए ही शिवी से कहा, शिवी जाओ, जाकर मेरी गाड़ी में वेट करो। शिवी ने एक नज़र तान्या की तरफ देखा जो डरी हुई नज़रों से अंश को ही देख रही थी। फिर उसने अंश से कहा, अंश वो मैं। शिवी इससे आगे कुछ बोलती है तभी अंश ने तेज आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जाओ मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे आने का इंतजार करो। अंश के ऐसे चिल्लाने से शिवी एकदम डर से कांप गई और वो जल्दी से फार्म हाउस के बाहर की तरफ भाग गई। वो अंश के गुस्से को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई अंश के ऑर्डर के खिलाफ जाने की। एपिसोड 90। कहानी अब तक। अंश ने एक नज़र शिवी के चेहरे की तरफ देखा। शिवी की आंखें रोने से पूरी लाल पड़ गई थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। शिवी ने कांपती कही हुई आवाज में कहा, अंश आप यहाँ। कहकर शिवी अंश से थोड़ा दूर खड़ी हो गई। अंश ने अब तान्या को घूरते हुए ही शिवी से कहा, शिवी जाओ, जाकर मेरी गाड़ी में वेट करो। शिवी ने एक नज़र तान्या की तरफ देखा जो डरी हुई नज़रों से अंश को ही देख रही थी। फिर उसने अंश से कहा, अंश वो मैं। शिवी इससे आगे कुछ बोलती है तभी अंश ने तेज आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जाओ मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे आने का इंतजार करो। अंश के ऐसे चिल्लाने से शिवी एकदम डर से कांप गई और वो जल्दी से फार्म हाउस के बाहर की तरफ भाग गई। वो अंश के गुस्से को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई अंश के ऑर्डर के खिलाफ जाने की। अब आगे अंश को अपनी तरफ आते देख तान्या का गला डर से सूखने लगा। अंश उसके सामने आकर खड़ा हुए और उसने जैसे ही अपना हाथ तान्या के गले की तरफ बढ़ाया, तान्या डर कर 2 कदम पीछे हट गई और कांपती आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम होते कौन हो हम 2 बहनों के बीच में आने वाले? तान्या को इस तरह खुद से इतना डरते देख अंश के होठों पर एक रूथलेस स्माइल आ गई। उसने तान्या को अपनी गहरी नजरों से घूरते हुए कहा, 2 बहनें? कहाँ है 2 बहनें? मुझे तो यहाँ कोई 2 बहनें नजर नहीं आई। हाँ, एक वैम्प जरूर नजर आ रही है जो कुछ देर पहले एक एंजल को टॉर्चर कर रही थी। अंश का ऐसे उसे वैम्प कहना तान्या को गुस्सा दिला रहा था। तान्या ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, देखो अंश, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ और यह हमारा फार्म हाउस है तो चले जाओ यहाँ से। तुम यहाँ बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकते हो। अंश ने आगे बढ़कर तान्या के बालों को कसकर पकड़ा और उसके अपनी सर्द आवाज में कहा, तान्या, तुमने ये कब से सोच लिया कि अंश खुराना को किसी की परमिशन की जरूरत है? अंश खुराना परमिशन देख लेता नहीं है, बल्कि वो सीधा ऑर्डर देता है। समझ में आया? अंश ने तान्या के बालों को बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से तान्या को अपने बालों में दर्द हो रहा था। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, आहा, अंश छोड़ो मेरे बालों को, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम जानते हो ना मैं शिवांश के लिए क्या मायने रखती हूँ। अंश ने तान्या को बालों से पकड़ उसका सिर टेबल पर उसी तरह से दे मारा जिस तरह से तान्या ने शिवी को मारा था। अंश के ऐसा करते ही तान्या के मुंह से दर्द भरी एक चीख निकल गई। उसने अभी भी तान्या का चेहरा टेबल पर ही सताया हुआ था। अंश ने उसके करीब थोड़ा झुकते हुए कहा, अगर तुम्हारे इस घटिया दिमाग में यह बात अभी तक घूम रही है कि शिवांश के लिए तुम कुछ मायने रखती हो, तो मैं तुम्हारी गलतफहमी को आज दूर करते हुए तुम्हें बता दूं कि तुम अब शिवांश के लिए कोई मायने नहीं रखती हो। उसके लिए कोई मायने रखता है तो वो है शिवी, जो अब उसकी बीवी है, समझी? कहकर अंश ने तान्या का चेहरा टेबल पर ही घसीटते हुए उसे फर्श की तरफ धकेल दिया। डर की वजह से तान्या के मुंह से एक चीख निकली और वो सीधा गार्डन की घास पर जाकर मुंह के बल जाकर गिरी। तान्या का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा था। उसकी आंखों में इस वक्त काफी डार्क एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसने गुस्से से अंश की तरफ देखा और फिर खड़े होकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली,
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अंश, कहकर तान्या ने जैसे ही अंश पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेदर्दी से मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया और फिर अपने दूसरी हाथ से उसके बालों को पकड़ एक बार फिर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तुमने क्या सोचा, तुम जैसी साइको मेंटल पीस को मैं अपने भाई की जिंदगी में आने दूंगा, कहा था ना वापस लौटकर यहाँ मत आना, तो क्यों आए तुम वापस, कहते हुए अंश ने एक बार फिर उसे खुद से दूर तक धकेल दिया। तान्या अब गुस्से की वजह से जोर जोर से सांस ले रही थी, उसे देखकर ही लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो एक बार फिर से खड़ी हुई और अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए अंश पर चिल्लाई, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है अंश, उस वक्त तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज शिवी की जगह मैं होती शिवांश के साथ और उसकी शादी मुझसे होती, ना कि उस शिवी से। अंश ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले और अपना एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और फिर भी तुम इतनी बेशर्म हो कि एक बार फिर से मुंह उठाए वापस यहाँ आ गई। तुम्हें ये तो याद है तान्या कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया, पर ये कैसे याद नहीं रहा कि मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि अगर तुम वापस लौटकर यहाँ आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, याद है कि भूल गई। अंश अब उसके सामने खड़ा हुआ था और अपनी एक भौं चढ़ाते हुए जैसे उसके जवाब का वेट कर रहा था। अंश के पास आते ही तान्या का गुस्सा कुछ पल में ही छूमंतर हो गया और उसकी आंखों में एक खौफ नजर आने लगा। अंश ने उसे अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए कहा, अपनी हरकतों को थोड़ा काबू में रखो तान्या, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं बात नहीं सीधा कहानी ही खत्म करता हूँ, और यह बात तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम लड़की हो तो मैं तुम पर रहम खाऊंगा, क्योंकि तुम जैसी घटिया लड़कियों पर मैं कोई रहम नहीं खाता हूँ, समझी, कहकर अंश ने उसे एक वार्निंग वाला लुक दिया और वहां से चला गया। अंश के जाते ही तान्या की बॉडी पूरी तरह से गुस्से से कांपने लगी। नहीं अंश, अगर तुम सोचते हो कि इस बार तुम मुझे शिवांश से दूर कर दोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपने शिवांश से कभी दूर नहीं होंगी, कभी नहीं, कहकर तान्या वही घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से चीखने लगी। आरू यानी आरव माथुर, शिवी का छोटा भाई, जो अभी सिर्फ 14 साल का है। शिवी 7 साल की थी जब शिवी की मां मालिनी ने शिवी के भाई आरव को जन्म देते वक्त दम तोड़ दिया था। उस वक्त शिवी भी काफी छोटी थी और वो एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। जब मिस्टर माथुर को इस बारे में पता चला तो वो शिवी और आरव को अपने साथ माथुर विला ले आए थे। उन दोनों मासूम बच्चों को देखकर भी माथुर परिवार में किसी का भी दिल नहीं पिघला। सभी लोग उन दोनों से नफरत करते थे, क्योंकि आरव और शिवी दोनों ही मिस्टर माथुर की नाजायज औलाद थी। यहाँ तक कि मिस्टर माथुर की वाइफ और तान्या की मां सीमा ने उन दोनों बच्चों को अपने घर में रखने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन मिस्टर माथुर ने सबको भरोसा दिलाया कि इन दोनों का उनकी जायदाद पर कोई हक नहीं होगा। वो उन दोनों का तभी तक खर्चा उठाएंगे जब तक कि दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं। शिवी माथुर हाउस में ही रही थी, लेकिन हमेशा एक आउटसाइडर की तरह, उसे कभी भी परिवार का सदस्य नहीं माना गया था। हाँ, उसकी ज़रूरतें पूरी की गई थी, लेकिन उसके बदले उसे बहुत टॉर्चर भी किया जाता था और सबसे ज़्यादा टॉर्चर तानिया और उसकी माँ उसे करती थी। लेकिन तानिया की मां के जाने के बाद तानिया और भी ज्यादा बुरी तरह से शिवी को टॉर्चर करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि शिवांश शिवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ऐसा तानिया बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने शिवांश के मन में शिवी की एक गलत ही इमेज क्रिएट की और हर वक्त वो शिवांश के मन में शिवी के लिए नफरत बढ़ाने का काम करती रहती थी। वही मासूम शिवी कभी भी अपने लिए कुछ बोल ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसे पता था कि फैमिली में कोई भी नहीं है जो उसका साथ देगा, और एक उसका दूसरा कारण भी था कि एक दिन तानिया को पता चल गया था कि मिस्टर माथुर ने शिवी के भाई को कहाँ रखा हुआ है। एक दिन तानिया मिस्टर माथुर का पीछा कर वहां पहुंच गई थी। दरअसल शिवी का भाई आरव हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा बीमार रहता था। ऐसा नहीं था कि वो पैदाइशी बीमार था, लेकिन माथुर हाउस आने के बाद 1 साल के अंदर ही उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीक रहता था और उसे हमेशा ही मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती रहती थी। उसकी बीमारी का कारण क्या था ये कोई भी पता नहीं लग पा रहा था, इसीलिए मिस्टर माथुर ने उसके अलग रहने का इंतजाम किया और वहीं पर उसके लिए नर्स का भी इंतजाम किया जो हमेशा ही उसका ख्याल रखा करती थी। और जब से तानिया को शिवांश का खिंचाव शिवी के प्रति महसूस हुआ था, तब से ही तानिया शिवी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करती थी और उसे हमेशा उसके भाई के नाम पर ब्लैकमेल करती थी। शिव अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तानिया उसके भाई को कोई भी नुकसान पहुंचाए। और तब से लेकर आज तक तान्या शिवी को उसके भाई के नाम से हमेशा ही ब्लैकमेल करती थी। शिवी भी चुपचाप अपने भाई के लिए तान्या का हर टॉर्चर बर्दाश्त करती थी। आज भी तान्या उसे उसके भाई के नाम पर ही ब्लैकमेल करके शिवांश से अलग होने के लिए मजबूर कर रही थी।
कुछ देर बाद अंश की गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई थी। शिवी इस वक्त गाड़ी की फ्रंट सीट पर सिर झुकाए बैठी हुई थी। वो बेचैनी से अपने हाथ की उंगलियों को बार बार एक दूसरे में फंसाकर जैसे अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थी। उसने नज़र उठाकर विंडो से बाहर देखा जहां पर अंश थोड़ी दूरी पर उसकी तरफ बैक किए खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ अभी अपनी पॉकेट में थे और वो सामने की तरफ देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम था कि तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकी। शिवी की नज़र उस गाड़ी पर गई और शिवी की आंखों के भाव थोड़े से चेंज हो गए। वैसे उसे पता था कि ये किसकी गाड़ी है और इस वक्त कौन वहां आया है। गाड़ी के रुकते ही उसका डोर ओपन हुआ और शिवांश गाड़ी से बाहर आया। शिवांश ने एक नज़र अंश की गाड़ी की तरफ देखा और फिर अपने कदम अंश की तरफ बढ़ा दिए। शिवांश भी जाकर अंश ले बगल में ही खड़ा हो गया और सामने की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है अंश, और शिवी तुम्हारे साथ यहाँ? अंश ने तिरछी नजरों से शिवांश की तरफ देखा और दोबारा सामने की तरफ देखते हुए उसने आज जो कुछ भी हुआ वो शिवांश को धीरे धीरे कर सब बता दिया, जिसे सुनकर शिवांश के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव एक साथ नजर आने लगे। उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहा, उस तान्या की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मुझे विश्वास नहीं होता अंश, किसी वक्त मैं उस लड़की को इतना मासूम समझता था। अंश शिवांश की तरफ पलटा और कहा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें शिवी से बात करनी चाहिए। कहकर अंश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और शिवी की साइड का डोर ओपन कर उसकी बांह पकड़कर उसे बाहर निकाला। अंश ऐसा करने से शिवी भी थोड़ा सा घबरा गई। फिर उसने एक नज़र शिवांश की तरफ देखा जो उसी के पास आ रहा था। इस वक्त शिवी को दोनों ही भाई किसी डेविल से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि एक वक्त था जब शिवी इन दोनों डेविल भाइयों से बहुत डरती थी। हाँ, डरती तो अभी भी बहुत है। हाँ, ये बात अलग है कि अंश ने कभी भी शिवी को हर्ट नहीं किया था, बल्कि इनडायरेक्ट उसे प्रोटेक्ट ही किया था। लेकिन सामने से अक्सर वो शिवी के साथ काफ़ी रुड बिहेव करता था और कई बार उसे गुस्से से डांट भी देता था और शिवी की हिम्मत नहीं होती थी अंश को पलटकर जवाब देने की। और अभी कुछ देर पहले भी अंश ने उसे अच्छी खासी डांट का डोज दिया था, क्योंकि उसे शिवी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो तान्या का टॉर्चर चुपचाप बर्दाश्त क्यों कर रही थी। शिवी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाते हुए बोली, अंश आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं और आपने शिवांश को यहाँ क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। शिवांश जो उसी की तरफ आ रहा था, उसने शिवी के पास आते हुए उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुमसे अब बात करनी है शिवी, और मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि मेरे सभी सवालों का तुम सही सही जवाब दोगी, समझी? पहले ही शिवी को अंश से अच्छी खासी डांट पड़ गई थी और अब शिवांश ने भी उसे डांट दिया था, तो शिवी की शक्ल एकदम रोने जैसी हो गई थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे वो अभी यहीं पर जोर जोर से रोना शुरू कर देगी। शिवी की मासूम सी आंखों में अब आंसुओं की बूंद झिलमिलाने लगी थी। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उसकी आंखों में बसे हुए आंसू किसी भी वक्त उसके गालों पर बहकर आ सकते हैं। शिवी को ऐसे देखकर शिवांश और अंश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के ही फेस पर एक जैसी स्माइल आ गई, क्योंकि दोनों को ही एक वाकया याद आ गया था। शिवी की मासूम सी आंखों में अब आंसुओं की बूंद झिलमिलाने लगी थी। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उसकी आंखों में बसे हुए आंसू किसी भी वक्त उसके गालों पर बहकर आ सकते हैं। शिवी को ऐसे देखकर शिवांश और अंश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के ही फेस पर एक जैसी स्माइल आ गई, क्योंकि दोनों को ही एक वाकया याद आ गया था।